एक तो क्या, जब रिपीटर हो जाता है ना तो सपना इतनी बार देख लेते हैं कि मतलब जब भी एसएसबी जा रहे होते हैं बाहर आए होते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि यार उस टाइम पे मेरा चेस्ट नंबर भी आ जाता तो कितना मजा आ जाता। सही है, ट्रू। अगर स्क्रीन आउट होते हैं तो स्क्रीन इन होने के सपने देखते हैं, और कॉन्फ्रेंस आउट होता है तो सोचते हैं यार हमारा चेस्ट नंबर भी वो बोल देता, जस्ट क्या पता फाइल में लिखा हो पर उसने पढ़ा नहीं, वो भूल तो पता नहीं गया नहीं। कहीं पढ़ना। सर मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि फेल्योर्स आर पार्ट ऑफ द गेम। कभी तुम जीतते हो कभी हारते हो, तो कभी हार नहीं माननी है, बस लगे रहो, खुद को एनालाइज करते रहो, जज मत करो। मोस्टली ये होता है कि सर सारे जज करने लग जाते हैं। जज की बजाय तुम एनालाइज करो, इम्प्रूव करो, एंड देन गो बैक। हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एक बार तुमने अपनी रिसर्च कर ली, क्वेश्चन देख लिए कहाँ से कौन से आते हैं, किन चैप्टर से आते हैं, तुमने अपने रिसोर्सेज ढूंढ लिए कि ये बुक्स हैं, ये वीडियोस हैं, ये चैनल है, उसके बाद वही पढ़ना है लिमिटेड कंटेंट और उस पर मैक्सिमम रिवीजन करना है। मतलब आप जहाँ प्रोएक्टिव एक्शन लेके टास्क सेट करोगे तो वो स्टोरी पॉजिटिव हो जाएगी। जहां आपने प्रॉब्लम बना के और एक नाइकी स्टोरी जिसको बोलते हैं वो बना दी, तो बोले वो फिर स्टोरी थोड़ी ऐसी हो जाएगी नॉर्मल सी। तो मैंने ना गेट खोल के मैंने बोला कि अरे अभिषेक, तो वो साइक वाले सर मेरे से पूछते क्या हो गया, तो मैंने बोला कि सर वो माय हैंकरचीफ इज विथ हिम। तो 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 वो बोलते कि यू बगर्स आर शेयरिंग हैंकरचीफ। बोले छी, गर्मी कितनी है यहाँ। तो वो तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। मैं अपने चैनल पे कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। 3 ये रूममेट्स, 3 दोस्त यार साथ में आए हैं। तीनों रिकमेंडेड हैं, तीनों की अलग अलग जर्नी है। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे, इनसे बात करेंगे स्ट्रेटेजी और दोस्ती और एसएसबी में बिहाइंड द सीन्स असलियत में क्या क्या होता है। तो आज हम इनसे जान ही लेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 3, दानिश, उदित एंड शोभित, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट आईएमए। एंड वी ऑल्सो विश कि तुम तीनों एक ही कंपनी में हो जाओ, विच इज हाईली अनलाइकली, बट स्टिल बोलने में क्या जाता है। हाँ, ग्रेट। तो अपने बारे में एक एक करके बताओ शॉर्ट की, कहाँ से हो, कितने अटेम्प्ट, और पहले क्या क्या अटेम्प्ट्स में क्या क्या हुआ है, और अभी कहाँ से रेकमेंड हो, तो वो बता दो। पहले दानिश तू बता दे। हाँ भैया। तो मतलब मैं बिलोंग करता हूँ सर अलवर राजस्थान से, और दिल्ली के नज़दीक ही पड़ती है ये जगह। और अटेम्प्ट सर मेरे अभी ओवरऑल 15 हो गए हैं। 14th अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ था एफकेट के थ्रू, एयरफोर्स अकेडमी के लिए, फ्लाइंग के लिए। और फिर 16th अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ सीडीएस आईएमए के लिए, 156 पोस्ट के लिए। और इन 16 अटेम्प्ट में सर 8 टाइम्स आई गॉट स्क्रीन्ड आउट एंड 8 कॉन्फ्रेंसेज हैं। उन 8 कॉन्फ्रेंसेज में से 2 रिकमेंडेशन है। ओके ग्रेट। और शोभित तू? सर मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश है। फैमिली बैकग्राउंड सर, मैं नॉन आर्मी बैकग्राउंड से हूँ। पापा मेरे ड्राइवर थे। और मैं सर अपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने सीडीएस के। दोनों में पहले वाला जो था सर उसमें मेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरे वाले में मैं रिकमेंड हो गया इलाहाबाद से। ओके ग्रेट। एंड उदित अपने बारे में बताया। सर मैं सीकर से हूँ, सीकर राजस्थान से, और मेरे टोटल 8 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, जिनमें से 4 स्क्रीन आउट हूँ मैं, और 4 कॉन्फ्रेंसेज है, जिनमें से मैं 2 रिकमेंडेड हूँ। एक आईएमए 156 कोर्स के लिए एंड एक एफकेट के लिए। ग्रेट। तो ये टेबल टॉप विद टॉपर्स करके वो नहीं आता जैसे अन अकेडमी वगैरह करती है, बट वो ये हम वी आर मीटिंग ऑनलाइन। बट चलो कोई बात नहीं, टर्म ब्रेक पे मिलेंगे ऑफलाइन, या मैं जब आऊंगा बिल्कुल तो बिल्कुल। मिलेंगे।
एब्सोल्युटली सर, गोज विदाउट सेइंग, मिलना तो है ही अब सर। बिल्कुल। और एकेडमी में तो वैसे भी तुम वेट करोगे क्योंकि संडे को गेस्ट आ जाए, मैं फक ऑफ हो जाऊं एकेडमी से हाँ। और बच जाऊं। थोड़ी थोड़ी तो राहत की सांस मिल जाए। सही है भाई। एनडीए में ना जब एक बंदे का गेस्ट आता ना, एक बंदे के पेरेंट्स आए, ठीक है, पूरा कोर्स चले गया भाई, पूरा कोर्स की हम भी हम हमारे हमसे हमारे भी हम गेस्ट भी। है। उस गेस्ट के नाम पे पूरा कोर्स वहां पे बैठा हुआ है। मतलब एक अंकल आंटी वो भी सोच रहे मुझसे मिलने इतने बच्चे क्यों आए, उनको पता नहीं है असलियत में रीजन क्या है। वर्स होता तो फिर वो बोलते चलो बेटा क्या खाओगे, और भाई कैडेट को तो मतलब भूख ही अनलिमिटेड है भाई। इतना खाना ना मतलब अच्छा खासा उनका नुकसान करा के बेच देते हैं हम उनको। नेक्स्ट लेवल फील। एनीवेज, तो पहले तो तुम ये तीनों बताओ कि तुम तीनों कहाँ मिले और ये दोस्ती कहाँ तक गई। मतलब अभी तो तुम तीनों अफपा में साथ में थे, फिर तुम एसएसबी बोर्ड में भी साथ में आ गए मेडिकल्स में, तो वो थोड़ा बताओ, कोई एक एक करके बताओ, तुम दोनों, तुम तीनों हो रहे इधर। सब मैं बताता हूँ पहले। तो मिलना सर, जैसे दिसंबर में मैं गए थे, और मेरा क्या था सर कि शुरू में मेरे को ये दोनों ही बोलते थे कि मेरी सोशल अडेप्टिबिलिटी थोड़ी कम है। तो हम लोग चार जने थे, हम लोग चारों एक रूम में हो गए। चौथा वाला जो था हम में, वो था सर, वो उसके रिपीटर्स कोर्स के लिए आया हुआ था। वो थोड़ा मतलब अलग सा बंदा था वो, थोड़ा मतलब। तो बातचीत होती थी, और शुरू शुरू में ऐसा था कि 2-3 दिन जमा नहीं सर। तीसरे चौथे दिन से बातचीत अच्छी होने लग गई। चौथा बंदा जो था सर, वो बंदा आर पार का निकला। उसके बारे में भी सर अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। वो सर क्रॉस बॉर्डर की फोटोज वगैरह बताता था हमको कि मैं पाकिस्तान में खड़ा हुआ हूँ। अब मेरा दिमाग खराब हो ये देख देख कि क्या तू पाकिस्तान में कहाँ चला गया। और अब उसके कारण क्या, मैंने ना नटराजन सर वगैरह को कंप्लेंट कर दी। तो नटराजन सर ने हम तीनों को बुलाया, बोला कि उसको तो मैं भेज रहा हूँ, बोले पर तुम तीनों बोले ऐसा देखो कि अपने को कई तरह के लोग वो मिलते हैं और अपने को ये सब झेलना पड़ेगा पूरी जिंदगी। और मेरे से बोलते कि तू साले हॉस्टल में रिया नहीं है अभी। बोले तू हॉस्टल में रिया का खतरनाक खतरनाक चीजें हो जाती। तो ऐसा बोलो आपने। और तब से हम तीनों की जो दोस्ती है, जब से वो गया तो वो थोड़ी एकदम डीपन होने लगी। ओके, वो पाकिस्तानी आफ्पा था के क्या मतलब थ्रू या आउट वो द, इंडियन था वहां पे चले जाता था वो? था तो था तो हैदराबाद का ही सर, पर पता नहीं बहुत अनयूजुअल चीजें थी उसके साथ। ऐसी चीजें कि अभी अपन शुरुआत में अगर बता देंगे इंटरव्यू, तो आधे बच्चे डर के इंटरव्यू बंद कर देंगे। बोले ये क्या था। तो स्ट्राइक ऐसा स्ट्राइक पड़ जाएगी। हाँ, तो थ्रू आउट द टीन ईयर सर ऐसा हुआ कि बहुत अच्छे से मतलब हम लोग तीनों साथ में रहे, और बॉन्डिंग वहां से ऐसी बन गई थी सर कि मतलब वहां से छूटे ट्रेन में थे जब, तो ट्रेन से ही मतलब एक ग्रुप बना लिया था, और उसमें बातचीत मतलब कंटिन्यूअसली चालू हो गई थी। जनवरी में सर हम सबके एसएसबी आने वाले थे। ये उदित ने एएफए भी क्वालिफाई करा था पिछले बार, तो इसका ओके। एयरफोर्स एकेडमी आना था। और मेरा और धनेश का सेंटर एक ही आया था भोपाल आईएमए के लिए। धनेश सर उस एसएसबी में इसकी वो बहुत लंबी चली थी वेटिंग टाइम, जो भी आप आगे अपन डिस्कस करेंगे। पर ये उसमें रह गया था। मेरा भी जो पहला एसएसबी था, मैं भी उसमें रह गया था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे हम दोनों। तो वो सर ऐसा मूवमेंट था कि बिल्कुल कंधे को कंधा मिल गया सर। तो, तो वहां से जो दोस्ती बढ़ी सर, तो फिर साथ में मतलब मदद करना एक दूसरे की, सबका हम तीनों का एक एक पोर्शन स्ट्रांग है। धनेश की साइक थोड़ी सी स्ट्रांग है। उदित जो है वो जीडी लेक्चरेट और इस टाइप की जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेहनत हो सकती है वो सारी वो कर लेता है। और मेरा सर जीटीयू वाला पोर्शन मेरे को आसपास से क्लियरेबल बताया था, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट उसमें ज्यादा रहता था। तो हम तीनों एक दूसरे की जहां भी मदद हो सकती थी वो हमने पूरी ग्रुप पे करी। और मेरे को लगता था सबसे ज्यादा तो फायदा मिला वो उसी से मिला। एसएसबी में जैसे घुसे इलाहाबाद में, 8 तारीख को मेरे को आने वाला था, 9 तारीख को उदित की स्क्रीनिंग थी, 12 तारीख को धनेश की स्क्रीनिंग थी। सर मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं जैसे स्क्रीन इन हुआ तो मैंने मेरे साथ वालों को बोल दिया था कि अभी 2 और बंदे आएंगे, मैं भी रिकमेंड होऊंगा, वो दोनों भी रिकमेंड होंगे। मैंने उन सबको नाम रटा दिया कि वो होने वाले हैं। और सब सब इस उसमें शौक कि यार ये खुद ही नहीं होता हुआ लग रहा हमको, तो फिर ये बोल रहा है कि मेरे 2 और आएंगे वो भी हो जाएंगे। तो जिस दिन रिकमेंडेशन हुई सर, मैं रिकमेंड हो गया। और मेरा हाईली मतलब अनलाइकली वाला केस था। मतलब मेरा क्या था सर कि जैसे ना पहले एसएसबी मैंने ये गलती करी थी, 2-3 दिन नाश्ता छोड़ दिया। अब सर नाश्ता आपने छोड़ दिया, बॉडी में ग्लूकोज नहीं गया, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि इस एसएसबी में ये गलती नहीं करना, तो मैं हर बार हर 2-3 दिन 5-10 मिनट लेट हो गया अपने फॉल इन पे। तो सब मेरे को बोलने लगे कि यार तू हर बार लेट हो जाता है, हर बार लेट हो जाता है। और फिर मैं हो गया रिकमेंड। तो सब कोस रहे कि यार ये तो साला लेट होता था, ये कैसे रिकमेंड हो गया। तो जैसे ही ये सब होके आए, मैं आया, मेरी रिकमेंडेशन का दिन था, और ये धनेश जो इसकी स्क्रीनिंग हो रखी थी, ये आया स्क्रीनिंग से। और मैं बाहर खड़ा हुआ मिल गया सर, हम दोनों ने सर मूवमेंट हो गया। धनेश ने बाहें फैला के स्वागत करा, और मैं जाके गले से लिपट गया सर, मजा आ गया। इस टाइप से सर मेरा। और मेडिकल में सर उदित भी रिकमेंड हो गया था। 13 को उदित रिकमेंड हुआ, 16 को धनेश रिकमेंड हो गया।
हम तीनों सर मेडिकल में, हमको मतलब ऐसा, क्योंकि क्या मेडिकल तो लंबे चले इलाहाबाद में, प्लस वहां पे वो राजेश सर को सब पहचानते ही हैं, जो मतलब फेमस है वहां पे इलाहाबाद में मेडिकल कराने के लिए। तो सर वो तो गाली गलौज और सब बिल्कुल बच्चों को औकात में रखते हैं वो उनकी। तो हम तीनों ने तो सर मतलब समझ गए, हम तीनों ही ऐसे थे कि जो बिल्कुल उनके उनसे बात कर लेना, उनके कमरे में घुस के देख लेना डॉक्यूमेंट में कि अपन काय काय में फिट हो गए, काय में अनफिट। और बाकी सब बिल्कुल शॉक्ड कि यार ये बड़े बड़े हिम्मत वाले बंदे हैं यार ये। तो इस तरीके से पूरा जो टीनियर था वो बड़ा मजे मजे में कटा सर। रात को कैंटीन वगैरह में पार्टी हुई, सारी चीजें अच्छे से हुई। और बाकी ये दोनों से पूछो सर इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। बढ़िया है। दानिश, तू यू आर समवन लाइक हु इज अ वेटरन यहाँ पे। हाँ। तेरे कितने एसएसबी हुए हैं जरा बता मेरे को, हमको सबको। ये 16वां था सर, 16 अटेम्प्ट था ये। माय इससे गॉड। पहले मतलब 14 में हो गया था मैं रिकमेंड, तो इस बार तो क्या प्रीवियसली रिकमेंडेड का मजा लेने के लिए मैं जा रहा था मैं। बाकी ये बात अलग है कि आईएमए गोल था पहले से। तो पर हाँ, मन में तो थी कि यार एक बार तो आईएमए के लिए तो रिकमेंड होना ही है। तो हम आई तीनों का सर रिमेम्बर। ग्रुप भी ऐसा बना हुआ है कि शोभित जो हाँ है वो फ्रेशर है, उसकी थोड़ी नई नई चीजें आती हैं सामने। हाँ और उदित जो है वो मिड में चल रहा है अभी, हाँ। 7th 8th अटेम्प्ट में पहुंचा हुआ है। तो वो अलग तरीके से अपनी बातें ओ रखेगा, भाई, और मेरे तो कुछ ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, एनडीए के टाइम से लगे हुए हैं। नूब, एमेचर, प्रोफेशनल तीनों है हमारे पास है। हाँ। तो एग्जैक्टली सर। 16 एसएसबी में कौन कौन सी एंट्री एसएसबी थी और कब से तू दे रहा है एसएसबी? ये सर टीएस से दे रहा हूँ, क्योंकि एनडीए तो मेरा निकला नहीं था। ओके। कोशिश खूब करी थी एनडीए की, पर वो शायद सही डायरेक्शन में रही नहीं। तो एनडीए निकला नहीं, तो टीएस दिए थे सर, और नेवी टेक दिया था। 3 टीएस थे, एक नेवी टेक था। वो 4 अटेम्प्ट होते थे सर 12th के टाइम। उसमें भी 2 स्क्रीन आउट थे, 2 कॉन्फ्रेंस आउट थे। फिर सर उसके बाद ग्रेजुएशन हुई, एनसीसी भी करी थी मैंने फिर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ। तो एनसीसी का बेनिफिट ये मिला कि थोड़ी पर्सनैलिटी में भी चेंज आया, और फिर एक अटेम्प्ट भी थोड़े मिल जाते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के। तो उसके बाद सर फिर मैं 3 एंट्रीज दे रहा था, एक तो सीडीएस दी, एफकेट दी, एनसीसी एंट्री दी, और बीच में 2 अटेम्प्ट कोस्ट गार्ड के भी दिए थे सर। तो ओके, इसलिए तो कुल मतलब मिला के हर फिर 16। हर घाट का पानी तू पी चुका है, मतलब कोई हाँ एसएसबी लगभग कोई सर, एंट्री हाँ। चौड़ी नहीं है हाँ सर, प्यास गुड फाइनली गुड। 16वें में बुझी। गुड। अच्छा, तेरे को पता है धनेश, जब हम लोग पहली बार मिले हम दोनों हाँ सर। एक जगह पे, एक कोर्स में जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ठीक है। हाँ तो मैं वहां भी नहीं पे लेना जो, चाहता सर। हाँ, वहां पे जो अफसर था, उन्होंने मेरे को बोला कि यार एक ये बंदा है, अखंड है, कमांडो टाइप है, आई डोंट नो व्हाई इसका हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो हाँ फिर सर। सारे असेसर्स मतलब यूज टू से कि भाई बंदा तो दानिश है, मतलब इतना हाई रिगार्ड में रखते थे तेरे को सब, बिकॉज समवेयर और दी अनदर तेरे में वो अलग ही स्पिरिट दिखती थी कि भाई खा जाएगा तू, मतलब दुश्मन को ही खा जाएगा। अभी तो देख ले, अभी इसको गब्बर सिंह लग रहा है एकदम मस्त। तो दानिश, गुड हाँ यार, इवन सर, तेरी जब हम जर्नी लोग बड़ी पहली बार इंस्पायरिंग मिले है। थे ना, तब आपने, जब हम लोग पहली बार मिले थे तो आपने भी मेरे को बोला था, अरे मेजर जेकब। उस टाइम थोड़े मेरे छोटे बाल थे और भी। लगता है यार, तो तू तू जैसे बात करता है, जैसे तेरी हरकतें एकदम विवेक जेकब सर जैसा ही लगता है, बट चल, मोस्ट प्रोबेबली चल तू भी पैरा ऑप्टी है क्या? हाँ सर, मन में तो है। ठीक है, मन में ही रखना उसको। एकेडमी में क्या होता है, तुम जाते हो, सब पैरा ऑप्टी हैं, ठीक है। हाँ सर। हम्म। पहले दिन पे आधे पैरा ऑप्टी चले गए, ठीक है। पहले दिन पे मिड मिड ट्रेनिंग में और आधे और चले गए, ठीक है। एंड तक गिने चुने लोग रह गए, ज्यादातर एक्स एनडीएस हैं, कुछ डायरेक्ट एंट्रीज के भी हैं जो तेरी तरह हैं, जोश टाइप। तो फिर उनका वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एंड देन दे गो अहेड। बट विश यू ऑल द बेस्ट, होपफुली तेरे को भी पैरा ही मिले, और तुम दोनों को भी वो आर्म जो तुम्हें चाहते हो। उदित, तेरे पे आते हैं। यू हैव बीन जी सर। रिकमेंडेड ट्वाइस, ये सर। सीडीएस एंड एफकेट, है ना? एफकेट। हाँ। तो ये मतलब एक मिथ है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट जो ऑलरेडी है उसको तो रिकमेंड हो ही जाएगा वो, मतलब जबकि अब तू दानिश को देखेगा, 14th में अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है वो, हाँ 15th में फिर 15 में। रिजेक्ट हुआ है, और 16th में फिर हाँ रिकमेंड हुआ है। तो क्या है ये मेंटेलिटी, क्या है इसके पीछे, क्या होना चाहिए अगर बंदा रिकमेंडेड है ऑलरेडी और वो जा रहा है एसएसबी, तो उसको किन चीजों का दिमाग में रखना चाहिए? सर, पहली बात तो यही है कि जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होता है वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट तो होता ही है।
तो ऐसा नहीं है कि जो रिकमेंडेड है वही दोबारा रिकमेंड हो सकता है। मेरे साथ हमारे जो कोर्स है IMA 156 का बंदा था एक, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड था और मेरे ही ग्रुप के अंदर स्क्रीनिंग के लिए आया था, वो स्क्रीन आउट हो गया था। ओके। तो जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं, अगर वो कुछ चीजें ध्यान रखते हैं, जैसे कि अपन को और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और वो और कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हर जगह गलतियां होती हैं। फिर वो स्क्रीनिंग के अंदर भी वो बाद में ओवर पावर करना चाहते हैं ग्रुप को, देन इंटरव्यू के अंदर भी वो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं बाद में, तो उससे बाद में और क्वेश्चंस को इनवाइट करते हैं। और GTO के अंदर देखें तो बाद में वो किसी की सुनते नहीं, GD के अंदर तो वो किसी की नहीं सुनेंगे फिर। और वो क्या होता है, थोड़ा जैसे लोगों को भी पता लग जाता है ना ग्रुप वाले को कि ये रिकमेंडेड है, तो फिर बाद में उसकी साइड लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फिर और हवा में उड़ने लग जाता है। इन चीजों का अगर अपन ध्यान रखें तो वी कैन इजीली सेल थ्रू। ग्रेट। CDS रिटर्न तुम तीनों ने कितनी कितनी बार क्लियर किया है? सर मेरा CDS 3 बार क्लियर हुआ है, मैंने 3 बार दिया है, और FCAT भी 3 बार दिया है, तीनों बार क्लियर किया है। ओके। एंड दानिश? सब मेरे 4 बार हुए सर, 4 CDS 4 FCAT। ओके। और शोभित? सब मैंने तो CDS टोटल दिया है, 5 बार दिया है सर। ये CDS 2023 मिला के इसमें से 3 बार क्लियर हुआ है, मतलब ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। ओके। एंड तुम तीनों कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? दानिश, शोभित का तो मेरे को पता है, तकरीबन 140 बताया था इसने मेरे को। एंड दानिश? हाँ वही सर, 140 के अराउंड ही है मेरे भी, 140। 138 उदित? 140। सेम है सर, 140 प्लस माइनस चलो, 1 2। आई होप नहीं सर, मेरे इसके साथ प्लस मानो, आप हमारे माइनस मानो। उदित के ज्यादा आई होंगे। ये होप AFA मेरे के लिए से। एम करता है सर। अच्छा, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उदित यू वांट टू गो टू AFA? सर ऐसा कुछ नहीं था, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्यों छोड़नी है। ओके ओके, चलो ठीक है। बाकी तुम दोनों तो आर्मी ऑप्टी हो, है ना? यस सर, हाँ अभी कि सर मेरे पास तो थोड़ा सर सा डाउट आ रहा है अभी, क्योंकि अभी क्या फ्लाइंग भी क्लियर हो रखी है मेरी एफकेट के लिए तो भाई मेरा भी दानिश, मैं मेरा तेरे भी को यही। बता देता हूँ। फ्लाइंग फिट होना और फ्लाइंग का मतलब मेरिट में आना इज नॉट गारंटी कि तेरे को फ्लाइंग मिलेगी अल्टीमेटली। हाँ ये बात भी है। क्योंकि तभी तो सर, तभी जैसे, तो डाउट है, हाँ तभी तो सर दुविधा है कि हाँ आगे जाके क्या बिल्कुल होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे तो मैंने तो इसको यही सजेस्ट करा था कि एक वर्थ टेकिंग रिस्क वाली बात है, क्योंकि क्या सर, कमर्शियल पायलट में वैसे भी 70-80 लाख रुपए लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर फ्लाइंग मिल ही जाती है और अगर कुछ कर ही लेता है ये, अगर कैलिबर उतना होता है जो कि अपने को इसको देख के लगता है कि हाँ होगा, तो अगर कुछ कर ही लेता है तो मजा आ जाता है सर। तो वो करियर सॉर्टेड हो जाता है, प्लस शॉर्ट सर्विस कमीशन है। अगर वहां से निकल के और फिर यहाँ पे सीनियर पायलट कहीं बन जाएगा कमर्शियल फ्लाइट में सर, तो कमाएगा सर बढ़िया, हजार बट $1000 सर पर फ्लाइट। स्टिल शोभित एंड आई विल सजेस्ट कि धनिया साई में जाए हमारे साथ। हाँ, मैं भी वही सजेस्ट करूंगा। लेकिन लेकिन अगर मेरा एक दोस्त था, तो ही वाज आल्सो इन अ सेम सिचुएशन, IMA CDS दोनों रिकमेंडेड। हम्म, ठीक है। तो फिर क्या किया, उसको फ्लाइंग का भी आ रहा है दिमाग में कि यार मैं फ्लाइंग भी कर सकता हूँ। एक तो थॉट आता ही है, और हाँ वो होता ही भी होता तेरी है तरह सर। पैरा ऑप्टी। ठीक है, तो वो गया एकेडमी। एंड होता है ना, वो क्या बोलते हैं, फ्लाइंग के लिए उसका टेम्परामेंट नहीं था, तो इंस्ट्रक्टर ने उसको आई थिंक नेविगेशन में डाल दिया था, ग्राउंडेड कर दिया था उसको बेसिकली, कि भाई यू आर नॉट हाँ सर मेंट हो फॉर। जाता है। हाँ, टेम्परामेंट नहीं था उसका। तो बहुत दुखी हुआ, उसने एप्लीकेशंस लिखी कि भाई मुझे आप IMA शिफ्ट कर दो, मैं IMA के लिए भी फिट हूँ, मैं स्टार्टिंग से ट्रेनिंग शुरू करूँ, बिकॉज ऐसे कुछ केसेस भी हुए हैं पहले। तो हम्म, बट किसी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की नेचुरली। एंड देन ही गॉट कमीशनड इन एयरफोर्स, एंड देन ही वेंट टू गरुड़, कि भाई हम्म, जाओ तुम। तो हम्म, गरुड़ भी कुछ एक तो करना ऑप्शन ही है भाई था। ऐसे लोगों के लिए, जो हाँ मतलब वही है। कैजुअलिटी हो गया। बट स्टिल गरुड़ तो गरुड़ ही है फिर। एनीवेज, मूविंग एट, थोड़ा CDS स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि मतलब क्या है ये रिटर्न एग्जाम। तो शोभित, पहले तू बता कि पेपर के बारे में बता दो, कि पेपर का पैटर्न क्या है, और पेपर हाँ कितने मार्क्स का, कितने घंटे का, वो बता दे बेसिक। ठीक है सर। सब बेसिक पेपर के बारे में अगर बताओ, CDS के 2 पेपर होते हैं सर। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर होता है जनरल नॉलेज का। और एक होता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में सर क्या होता है कि ऐसा पेपर है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ओवरऑल जो कट ऑफ जानी है ना, उसका आप मान के चलिए सर कि 70% पोर्शन सिर्फ इंग्लिश से कवर कर सकते हो। तीनों पेपर जो है वो 100-100 मार्क्स के हैं। तो आप इंग्लिश में 120 क्वेश्चन जो आते हैं, उनमें से इजीली 100 तो डुएबल होते ही होते हैं। इंग्लिश में अच्छा करके जाओ आप। ठीक है, दूसरा पेपर जो होता है मैथ्स का सर ऐसा है कि बाकी पेपर में जो क्वेश्चन है वो 0.83 मार्क्स का एक है। मैथ्स में सर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है।
तो मैथ्स में अगर आप 50-60 क्वेश्चन भी कर देते हो ना, तो मतलब आपके 50-60 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए मैथ्स पे भी एक डिसेंट, अगर आपको आईएमए या एफए के लिए जाना है तो आप मैथ्स पे डिसेंट वाला ध्यान दे दो। बचा सर जीके। जीके का तो सर आजकल ऐसा है कि मतलब करंट अफेयर के आ जाते हैं 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आ जाते हैं 10-10-10 क्वेश्चन, तो 30 हो जाते हैं। 30 और 15 45 हो जाते हैं सर। और अगर 45 क्वेश्चन आपने कर लिए तो यू विल सेल थ्रू द इंटायर एग्जामिनेशन। 160 से 170 मार्क्स आ जाएंगे सर आपके। और मेरे को लगता है सर कि रिटर्न के बारे में बताने वाला मेरे से अच्छा, मतलब अभी ऐसा लगता है मेरे को कि हाँ कोई नहीं हो सकता। क्यों लगता है सर? क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंस तो रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसी चीज है सर कि मैंने ना मतलब बहुत ऐसी सिचुएशंस वाली पढ़ाई करी है कि कभी काम भी करना है, कभी जॉब पे भी जाना है, कभी पढ़ाई भी करनी हो। सीडीएस ऐसा एग्जाम है सर, 2-3 घंटे अगर आपने रोज दे दिए तो हो जाएगा सर। और उसके बाद तो फिर जब जो भी एग्जाम आ रही है उसके 15-20 दिन पहले आप तैयारी चालू करो, रिवीजन का अपना टाइम रखो, रिवीजन और मॉक लगाओ और आपका एग्जाम निकलता है। पहले 2 अटेम्प्ट में जो मैंने गलती करी थी, सोर्सेस की उस समय कमी भी थी, लेकिन आजकल तो ऐसा है सर कि सीडीएस जर्नी एक अच्छा सोर्स है जीके के लिए। करंट भी वहीं बिल्कुल। से हो जाता है। थोड़ा सा उसको कोऑर्डिनेट इनसाइट एसएसबी के साथ अगर उसके भी करंट अफेयर लगा लो तो ऐसा होता है कि आप कुछ भी मिस करोगे ही नहीं करंट अफेयर का, दोनों के कर लिए हम्म। तो आपने। बचा हुआ सर जो मैथ्स का पोर्शन है आजकल, अगर कोई खरीद सकता है तो करियर विल के कोर्सेज खरीद ले, नहीं खरीद सकता तो बहुत सारे पेड कोर्सेज टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं खरीद सकते, ऐसे मैं नहीं खरीद सकता। टेलीग्राम ठीक पे है। कई सारे चैनल के पायरेटेड कोर्सेज होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा मानना है सर मेरा कि हेल्थ और एजुकेशन हर कंट्री में फ्री होनी चाहिए। तो मैं सर कभी भी पायरेटेड कंटेंट पढ़ने में ऐसा गलत समझता नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं, अगर आपको मिल रहा है आप पढ़ो। मैथ्स आप कर लो टेलीग्राम से। बचा हुआ जो इंग्लिश है उसमें आप खुद मेहनत करो सर। मेरे हिसाब से तो वर्ड पावर मेड इजी वोकेबलरी के लिए बेस्ट सोर्स है एसपी बख्शी। एसपी बख्शी के जो लिमिटेड 25 से 26 पेज का वर्ड विथ मीनिंग्स करके एक सेक्शन है, वो आपकी सारी वोकेबलरी कवर करा देता है। ग्रामर के लिए आप सीडीएस जर्नी के वीडियोस देख लो ग्रामर के, उससे आपके 60-70 रूल वाली जो वीडियोस है उनका रिवीजन करोगे। पीवाईक्यू भी उसमें दिए हुए हैं, सारा आपकी ग्रामर उससे निकल जाएगी। कॉम्प्रहेंशन बढ़ाना है तो मॉक दो पिछले साल के, उसके अलावा और कुछ मत करो। एग्जाम यू निकलता है सर। बस ये है कि लोग इस बात को मानते नहीं है, सुनते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार इतना इजी थोड़ी हो सकता है। ऐसा मेरे भी मन में था कि इतने इजी से कैसे निकल जाएगा, अगर ये करोगे तो निकल जाएगा, एक बार मान के करके देखो। तो मेरी तरफ ग्रेट। से तो यही है सर। उदित, ओके उदित, तेरे क्या रिसोर्सेज हैं? मतलब अगर तो तेरे को बोले कोई तैयारी करनी है सीडीएस की शुरू से, तो क्या क्या रिसोर्सेज तू सजेस्ट करेगा लोगों को? सर स्टार्टिंग से अगर अपन सीडीएस की, अगर अपन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है सीडीएस की प्रिपरेशन को, तो मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि लाइक इंग्लिश ऐसा है, इंग्लिश ऐसा जैसे शोभित ने बताया कि पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट ज्यादा है सीडीएस में। तो मैं कहूंगा कि थोड़ी रीडिंग पावर बढ़ाओ, ताकि उससे तुम्हारी ग्रास्प बढ़ेगी और तुम्हारा टाइम कंज्यूम है ना जो पेपर में होता है वो कम होगा। पहले तो ये। सेकंड ये है कि आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो डेली, लाइक अलाउड, जोर जोर से बोल के कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट लेटर ऑन वो इम्प्रूव होता रहेगा और इतनी बढ़िया हो जाएगी इंग्लिश के अंदर। मेरे तो ये रहती है कि 120 में से 120 ऑल अटेम्प्ट करने हैं, सारे डुएबल क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे इंग्लिश के अंदर। और मैं मैक्सिमम स्कोर भी इंग्लिश में ही करता हूँ। बाद में जीएस, जीएस सर मैं एनडीए से करी थी मैंने स्टार्टिंग। और यूपीएससी का जैसे एनडीए सीडीएस थोड़ा थोड़ा सेम ही है, लगभग लगभग सब। तो उसमें क्या करता हूँ मैं, ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी लेते हैं तो ज्योग्राफी की मैंने 11th की एनसीईआरटी है, 2 बुक हैं उसके अंदर। उसको वर्ड टू वर्ड रट डालो उस बुक को, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं डायरेक्ट। और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और 12th का भी 1-2 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन सा चैप्टर बताऊं, अभी चैप्टर तो ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। बट 12th में भी चैप्टर है 1-2 जहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड बाद में हिस्ट्री मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता था जितना मैं इसमें टाइम लगाऊंगा उतने क्वेश्चन होंगे नहीं मेरे से। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं अपन कवर। और पॉलिटी में दिक्कत क्या होती है सर, कि पॉलिटी इजी है, आप रट सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। बट उसमें होता क्या है, जैसे 14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पॉलिटी में से आए, तो होता ये है कि हम कहते हैं कि यार मैंने पॉलिटी में इतने ज्यादा क्वेश्चन कर दिए, इतने ज्यादा क्वेश्चन कर दिए, पर मैक्सिमम केस में ये होता है कि पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं अपन, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं पॉलिटी के, जहां तक मैंने देखा है। बिल्कुल। और करंट अफेयर अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। इंग्लिश में हो गया पहला, दूसरा करंट अफेयर के अंदर हो जाएगा आपका, तीसरा आपका साइकोलॉजी के अंदर भी होगा, इंटरव्यू के अंदर होगा, जीडी के अंदर जीटीओ पार्ट में हो जाएगा, मतलब सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है न्यूज़पेपर के साथ में। बाद में बायोलॉजी बायोलॉजी और केमिस्ट्री
इनके आप 9th और 10th पढ़ सकते हो, सीडीएस जर्नी जैसे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, सीडीएस जर्नी से कर लिए तो वहां से क्या हो जाएगा कि सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं रहेगा कि यार ये यहाँ पे थोड़ा रह गया। और लास्ट के अंदर जब एग्जाम पास में आती है तो उसके 1 महीने पहले आप रिवीजन खत्म करो पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं कहूंगा कुछ परचेज मत करो, कोई कोई बुक की जरूरत नहीं है, पिछले 10 साल के पेपर निकालो, उनमें इतने क्वेश्चन है ना कि तुम एग्जाम तक कर ही नहीं पाओगे। तो वो निकालो, उनके प्रिंट आउट निकालो, रिवीजन खत्म किया। अब जैसे अपना एग्जाम होता है ऑफलाइन, तो एक पेपर इंग्लिश का, एक पेपर उठा लिया, 2 घंटे का टाइमर सेट करो एंड देन गिव द अटेम्प्ट द मॉक। ऑफलाइन देना है आपको, और बाद में खुद एनालाइज करो कि क्या मिस्टेक करी, कौन से पार्ट में ज्यादा मिस्टेक करो, और उसके अनुसार आगे उसके ऊपर काम करो। और जीएस के अंदर जैसे 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में से जैसे मैंने हिस्ट्री छोड़ दी तो 20 क्वेश्चन निकल गए, तो 100 क्वेश्चन है, स्टिल यू कैन स्कोर इन दैट पार्ट। मेरे आ जाते हैं, हिस्ट्री छोड़ देता हूँ मैं, 50 से 55 मार्क्स के बीच में मैं हर बार स्कोर करता हूँ उसके अंदर, जीएस के अंदर, तो आराम से हो जाता है। इकोनॉमी का क्या करना है आपको, इकोनॉमी की सीडीएस जर्नी पे एक क्लास आती है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, एग्जाम के 1 महीने पहले सिलेबस रिवीजन खत्म करो, देन अटेम्प्ट करो मॉक्स। और वो भी मॉक भी कौन से देने हैं आपको, जो पिछले 10 साल के पेपर हैं उनको निकालो प्रिंट आउट और वो अटेम्प्ट, और उससे आसानी से ग्रेट, एग्जाम क्लियर हो जाए। बढ़िया। दानिश, इन दोनों ने तो रिसोर्सेज वगैरह स्ट्रेटेजी सब अच्छे से कवर कर दिया। तो ये बता कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स which a person, a aspirant does while preparing for CDS written and how can you avoid them, वो बता थोड़ा। हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि रिसोर्सेज तो लगभग कवर कर दिए दोनों ने। हाँ। तो एक दो चीजें बताऊंगा सर। पहले तो ये कि उन रिसोर्सेज पे ना स्टिक रहना है। एक बार तुमने अपनी रिसर्च कर ली, क्वेश्चन देख लिए कहाँ से कौन से आते हैं, किन चैप्टर से आते हैं, तुमने अपने रिसोर्सेज ढूंढ लिए कि ये बुक्स हैं, ये वीडियोज हैं, ये चैनल है। उसके बाद वही पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट, और उसका मैक्सिमम रिवीजन करना है। बच्चे क्या सर, इवन हम भी जब स्टार्टिंग कर रहे थे एनडीए के टाइम पे, तो क्या वो क्लासेस बहुत आती हैं, ये 8 घंटे में पूरी रिवीजन, और ये लास्ट के 1-2 हफ्ते में ना उसमें पड़ जाते हैं। तो उनके चक्कर में पड़ गए, फिर जो मेन अपना कंटेंट होता है उस पर रिविजन नहीं होता, और फिर वो रह जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बच रहा है, लास्ट में पैनिक होने लग जाते हैं और फिर वो कवर हो नहीं पाता। तो पहली चीज़ तो यही है सर। और दूसरा मुझे लगता है सर कि कॉमन मिस्टेक ये लगती है कि बच्चे सर, या मेरे फ्रेंड्स को जब मैंने देखा है, बाकी बच्चों को तो नहीं पता, पर जो मेरे आसपास फ्रेंड्स रहे हैं, कि अटेम्प्ट कम करते हैं सर क्वेश्चन को। थोड़ा सा मुझे लगता है यूपीएससी के एग्जाम या फिर एफकेट में भी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। इवन अगर 1-2% भी लगे मेरे को, तो अगर एक ऑप्शन भी मैंने एलिमिनेट कर दिया, 3 में डाउट है, तो भी मैं रिस्क ले लेता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा रिस्क है नहीं इसमें कि जितना तुम्हें फायदा मिल सकता है ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। तो अगर पढ़ाई बिल्कुल। अच्छी करिए तो क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। बस ओके, सर यही 2 चीज़ है। ग्रेट। बिकॉज यार ये तो मैं भी मानता हूँ कि लेट से जब ये 4 ऑप्शन है, ABCD, ठीक है, और C और D तुम्हें पता है नहीं हो सकते, तुमने एलिमिनेट कर दिए, हाँ तो तुम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी देखोगे तो तुम 2 में तुम्हें फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा, चाहे तुम जितने बिल्कुल भी कर बिल्कुल। लो। बट ये तो है। हाँ वो ये कि फिर देन द गेस हैज टू बी वेरी कैलकुलेटेड, उसमें फिर ये नहीं हो सकता अरे नहीं ये तो जो एलिमिनेट किया था वही है सही आंसर, मतलब। और सर पर मैं इसमें एक चीज, सर क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करते हो ना ढंग से, तो आपको गेस लग जाता है कि यार ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो उसके अनुसार करना चाहिए उसको। ऐसे हर कैसे तुक्के लगाएं तो वो तो वही बात हो गई कि कुछ नहीं था सर इधर फिर भी लगाया है। बिल्कुल। इसने जो उदित ने और धनेश ने सर ये जो बातें बोली ना, इनमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, क्योंकि मैं अपन ऐसा चाह रहे हैं सर कि अगर कोई इसको देखे तो उसको बिल्कुल एकदम बेनिफिट पहुंचे सच में। तो मैं ऐसा हम्म, बोलूंगा सर कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सीबीटी रेशो कम है। मतलब आप इनपुट आउटपुट रेशो जो है ना सर, वो बिल्कुल ऐसा है कि आप इनपुट तो बहुत ज्यादा समय ले लेंगे वो आपका, लेकिन आउटपुट उसमें से कुछ मिलेगा नहीं। आउटपुट नहीं दे। हिस्ट्री उसमें से एक सब्जेक्ट है। ऐसे करके कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको अवॉइड कर देना चाहिए। इकोनॉमी का ऐसा है सर कि एक आध वीडियो में 2-3 क्वेश्चन बना जाती है, आप कर सकते हो 1-8 घंटे की वीडियो में। बिल्कुल। पर हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है सर थ्रू आउट द प्रिपरेशन, चाहे वो एसएसबी की हो चाहे वो रिटर्न की हो, कि इनपुट आउटपुट रेशो देखना है। क्योंकि सर एक चीज है जो मैं अधिकतर बोलता ही हूँ, मतलब कि इवन अ worn out clock shows correct time twice a day, but that doesn't mean that you should waste your 24 hours in just looking at it. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मतलब इनपुट जितना आप दे रहे हो उतना आप आउटपुट भी लो, या उससे ज्यादा ही लो। नहीं तो फिर मत लो, नहीं तो मत करो उसको। बिल्कुल, ऐसा है वेल सर। सेड, वेल सेड। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को, जब तुम, ये तो चलो रिटर्न का हो गया, फिर तुम एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए 3 of you हैव गॉन टू अफपा,
अपना जहाँ पे नटराजन सर का मैका है और मंदिर है मंदिर। तो उसके बारे में बताओ थोड़ा कि वहाँ पे क्या कैसी थी तुम्हारी जर्नी, तुमने क्या क्या फन किया दोस्तों के साथ, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कुछ मजेदार चीजें बताओ। शोभित तू बता पहले। ठीक है सर, मैं ही बताता हूँ आपको। तो ये दोनों जो है ना सर, ये पहले एसएसबी दे के आए, उसके बाद आपका में आए। मेरे साथ ओके। ऐसा था सर कि मेरे को एक सैनिक स्कूल का बंदा मिला, और मेरी लोकेलिटी में कोई है ही नहीं इस बैकग्राउंड से, और इकलौता वो था, वो यहाँ रह के पढ़ रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि यार आपका करके कोचिंग है, वहां चले जाओ। तो मैंने बुक वुक देखी, तो मैंने देखा कि यार कोई है जिसने बुक भी लिखी है, जो ऑथर भी है, तो उससे बेस्ट तो कोई गाइड कर ही नहीं सकता। अपन पहुंच गए आपका सर। जाने के लिए भी बहुत सारी उसके पीछे बातें वो भी अपन आगे करते हैं सर, कि कैसे उनने सपोर्ट वपोर्ट भी करा नटराजन सर ने बहुत एडमिशन के लिए। तो जब हम पहुंचे सर आपका, तो मेरे लिए इन दोनों को आदत थी सुबह जल्दी उठने वगैरह की। सर मेरा ऐसा था कि मैं सुबह लेट ही उठता हूँ, रात में लेट सोता हूँ। तो वहां पे मैंने देखा कि सुबह तो 6:30 से क्लास चालू हो जाती है सर। वो क्लास चल रही 12-12 घंटे सर, 13-13 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। बीच बीच और सर सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है 7:30-8 बजे, और 7:30-8 बजे सर मुझे भूख ही नहीं लगती। और ये लोग सुबह नहा के खड़े हो जाते हैं सर, दोनों धनेश और उदित। 6:30 मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी नींद में से ही नहीं उठा, और ये 6 बजे मेरे को उठा रहे हो, दोनों नहा के उठा रहे हैं मेरे को कि हम नहा लिए, तू नहा ले। तो मैंने बोला कि अरे टाइम कहाँ है, मैं ब्रश करके भागता हूँ सर। मैंने ब्रश करा, मैंने कहा, उनकी चलो अपनी क्लास चालू हो गई। तो मैं सर जिस टाइम पे दोनों नाश्ता करने जाते हैं, मैं उस टाइम पे नहाने जाता हूँ। तो इस टाइप से मेरा तो सर शुरू के 2-3 दिन जो थे वो ऐसे गए। प्लस सारी चीजें नई अपने लिए स्क्रीनिंग नई, डिबेट नई, वो जो बहस होती है जीडी में, वो सब सब नया अपने लिए। तो कुछ समझ नहीं पड़ रही। फिश मार्केट उसमें ऐसा बनता है सर कि आपका में उनने अच्छी चीज कर रखी है, एनडीए के फ्रेशर, सीडीएस के फ्रेशर, कोई भी फ्रेशर हो, वो रिपीटर और हार्डकोर रिपीटर जो टेक एंट्री वाले हैं, वो सब एक ही उसमें साथ में वो करते हैं। तो सर जो बड़े बड़े हैं वो तो सर चिल्ला चोट करके 24-24, 25-25 साल के लड़के दबा रहे हैं एक दूसरे को चिल्ला चोट करके। मैंने मैं मजाक मजाक में बोलता था कि यार इस उम्र में तो बच्चे हो जाते हैं लोग कितने, और बहुत चिल्ला रहे हैं लोग बिल्कुल एक दूसरे पे कि यार ठीक नहीं नहीं। तो शुरू शुरू में सर मेरे को तो ऐसा लगा कि अपन तो बोल बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, उनके अपने को तो मतलब बहुत काम करना है। 2-3 दिन तक रिया, पर कॉन्फिडेंस ऐसा है सर कि वो अपने में है अंदर से। तो मैंने सोचा कि यार इसके कुछ करते हैं। इन दोनों ने सर गाइड करा कि यार तेरी कुछ चीजें अच्छी हैं, तो उस पर तू थोड़ा और काम कर, अच्छे से हो जाएंगी। क्लासेस चलती रही सर, मैंने नोट्स बनाना मेरे से तो अच्छे से बनते नहीं थे, तो धनेश के नोट्स बढ़िया शानदार है सर, किसी को भी चाहिए मैं रिकमेंड करूंगा, इसको इंस्टा पे मैसेज करके मांग ले। तो इतने बढ़िया नोट्स है सर, उससे पूरा रिवीजन वगैरह सब अच्छे से होता था मेरा। उससे ही करा मैंने तो सर, 7 दिन तक पहले क्लासेस चली बढ़िया। फीडबैक मिला लास्ट वाले में, मेरे को ऐसा फीडबैक मिल गया था कि नटराजन सर ने बोला था कि दीज गाइस विल सर्वाइव इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द फिश मार्केट। और उनने मेरे को, मेरा नाम सबसे, मेरा चेस्ट नंबर A1 था, तो वो सबसे पहले आया था। हमारा 1 2 3 था, तो 1 सबसे पहले आया था। और मेरे को वहां पे लग गया था कि नहीं यार अपन कर लेंगे अच्छा। स्टोरी वगैरह में अशोक सर जो है, वो पहले तो आपको सिखा जाते हैं, उसके बाद कोई और जो कर्नल पहले साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं वो आके चेक करते हैं आपको। मतलब जैसे वेट है, 60 वेट है, आपको वेट बाय वेट बताएंगे कि इसमें क्या गलत है, इसमें क्या सही है। स्टोरी बाय स्टोरी बताएंगे इसमें क्या सही है, क्या इसके अच्छे आइडियाज हो सकते हैं। तो मेरे लिए सर वो चीजें जो थे बहुत ज्यादा अच्छे से काम करा उनने। इवन इतने अच्छे से काम कर रहा कि कुछ चीजें जो है ना वो मैंने लिख ली हैं। जैसे एक साइक की बात थी जो ऐसे ही बोल दी थी अशोक सर ने चलते चलते, पर वो बात इतनी अच्छी है सर कि अगर उसको अपना लो आपका कुछ भी क्लियर हो जाएगा सारी स्टोरी। उनने बोला था कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ नेगेटिव स्टोरी एंड टास्क आर पार्ट ऑफ पॉजिटिव स्टोरी। मतलब आप जहाँ प्रोएक्टिव एक्शन लेके टास्क सेट करोगे तो वो स्टोरी पॉजिटिव हो जाएगी। जहां आपने प्रॉब्लम बना के और एक नाइकी स्टोरी जिसको बोलते हैं वो बना दी, तो बोले वो फिर स्टोरी थोड़ी ऐसी हो जाएगी नॉर्मल सी। तो ऐसी कुछ चीजें वहां के नोट्स ने लिखी और बहुत बेनिफिट मिला सर उनसे। ओवर टू यू दिनेश। तुम तीनों में से सबसे बदमाश कौन है? सबसे बदमाश सर बदमाश वही तो है कोई सा भी नहीं है। जो अभी अभी जो हुआ। बदमाश नहीं, मतलब जिसके पास थोड़े खुराफाती आइडिया रहते हैं। हाँ, जो अच्छा कभी यही बोलने है से नहीं रुकता है। शोभित। हाँ। तो दानिश सबसे फनी चीज क्या थी अफवाह में जब तुम वहां पे, को सबसे कोई फनी इंसिडेंट सुना बता तो। फनी इंसिडेंट पहला तो सर यही था कि ये बिना नहाए धोए पहुंच रहा था क्लासेस में। बाहर में दूसरा तो सर पहले तो बहुत ऊपर funny था। डबल बेड वाला था, तो फिर वो सिस्टम तो ये ऊपर टांग करके सोता था। नहीं फनी, फनी फनी चीजें तो बहुत सारी हुई है सर, मैं बताता हूँ। हाँ फनी तू क्या, ही जो बता, इनसे नहीं आदमी हो करता है पाएगा मुझे उसको लग याद। रहा हाँ, हाँ, है। किसी जो करेगा उसको याद रहेगा सर। क्या होता था सर कि उसमें ना ये लोग मतलब बात करते थे, ये दो और वो जो चौथा बंदा था वो, मेरे को सोना रहता था सर उस समय में। कॉल इन वगैरह होते थे,
तो चप्पल जूते पहन के आप बाहर नहीं जा सकते, वो चप्पल पहन के आप बाहर नहीं जा सकते, जूते पहनना पड़ते हैं, ऐसे कुछ रूल्स है सर। वो अपना और रूल्स का ऐसा है सर कि बिल्कुल मतलब वो ना चाहते हुए टूट ही जाते हैं सर। मतलब अब मेरे को इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि मैं आईएमए में जाऊंगा ना तो मेरे साथ मतलब बहुत बुरा होगा, ये मेरे को एक कर्नल ने भी बोल दिया है सर। एक सेकंड के लिए बस वो बताऊंगा। अभी जब इलाहाबाद में थे ना, तो एंटी रूम में क्या हुआ कि सारे लोग जब बच्चे जाते थे खाना खा के घुसते थे एंटी रूम में, तो एंटी रूम में कर्नल आए हुए थे और वो इंस्पेक्शन पे थे। तो मैं सर, मेरे को पता नहीं कि अंदर कर्नल है, और खाना भी अपन ने लेट ही खाया रात में, तो खाना लेट खा के अंदर घुसा, और मैंने सर अंदर जाके बोल दिया कि बुरहान वानी की, और फिर मैंने थोड़ी सी गाली दे दी। तो अब क्या हुआ सर, अब मैंने बेजबरदस्ती बोल दिया सर। और ऐसे अपन चौड़ चौड़ में चलता हूँ पता नहीं किसी चीज की, तो वो अब वहां पे तो सब बच्चे खड़े हुए, तो इनके सब खड़े क्यों है, तो वो भी चड्डे और टी शर्ट में थे, कर्नल भी। तो उनने पीछे देखा, वो मेरे पास आए, बोले व्हाट डिड यू जस्ट से जेंटलमैन। तो मेरे को सर काटो तो खुद नहीं उनकी, मैं बोलूं क्या। तो मैंने बोला सर आई सेड कि सर बुरहान वानी को गोली मारेंगे। तो ये धनेश भी वही खड़ा था। तो वो बोलते कि जस्ट बिकॉज यू आर रिकमेंडेड दैट डजंट मीन दैट यू कैन से एनीथिंग बेटा। तो मैंने बोला कि ओके सर। वो बोले यू डिडंट शेव। अब उस समय क्या हो रखा था सर, मेरे को ना पीठ में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो रखा था, तो मैंने सोचा कि शेव तो करा नहीं है, पर मैंने कुछ तो बोल दूं, अभी यहाँ पे मेडिकल चल रहे थे। तो मैंने बोला कि यस सर एक्चुअली आई वाज इन एमएच सर, आई स्टेड इन द नाइट इन दी एमएच। तो बोले कि अच्छा 2 रात रुकना पड़ा। तो बोले कि वहाँ किट लेके नहीं गए फिर तुम, तुम्हारी शेविंग किट। तो मैंने बोला नहीं सर मैं लेके नहीं गया। बोले 5 मिनट्स, रिपोर्ट बैक टू मी क्लीन शेव्ड। मैं 5 मिनट में सर दौड़ के गया, शेव वेव करी जल्दी से बना के मैं वापस आ गया। मैंने बोला कि सर मैं आ गया, उनके सामने जाके खड़ा हुआ। बोलते अच्छा। तो मैंने बोला सॉरी सर आगे से नहीं होगा। तो बोले कि लुक, नेवर ब्रेक द रूल्स, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट इन दी एकेडमी। तो मैंने बोला कि ओके सर, श्योरली सर। तो मैंने बोला चला गो सर। तो वो बोलते कि क्यों, तेरे को ज्यादा जल्दी है। तो मैंने बोला कि नहीं सर आई वाज जस्ट आस्किंग सर। तो बोलते कि उनने जोर से चिल्ला बोले मूव। तो मैं भगा सर वहां से। तो मैं इंसिडेंट ऐसे सर मेरे साथ तो हर पल पल पे हुए। एनीवेज, इस पे चलते हैं एसएसबी पे। अब ठीक है, अब तुम तीन एसएसबी जा रहे हो, सेम जगह सेंटर है, और आई थिंक पहले शोभित तू पहुंचा वहां पे, फिर दानिश, फिर उदित, है ना? तीन अलग अलग यस सर। बैचेस, है ना? तो शोभित तू बता पहले कि तेरा एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा था। एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बताइए थोड़ा। ठीक है सर। सब पीपीडीटी की स्टोरी जो थी वो नॉर्मल स्टोरी है। एक आदमी था, उसके साथ में 2 बूढ़ी औरत थी जो दिख रही थी कि हाँ है, क्लियर दिख रही थी। तो उस पे स्टोरी बनाने लगा सर। थोड़ा सा आइडियाज मेरे को लग रहा था कि बीमारी वाली तो सब बनाएंगे क्योंकि औरतें अंधी दिख रही थी। तो मैंने सोचा कुछ यूनिक करते हैं। यूनिक करने के चक्कर में सर सोच ज्यादा लिया, और स्टोरी जो है ना, ऐसा हुआ कि आधी ही छूट गई लिखते टाइम। तो बड़ा सर नर्वस हो गया मैं, मेरे को ऐसा लगा कि यार स्टोरी आधी ही छूट गई है और ये गलत हो गया है। मेरे साथ एक बंदा गया था और हम चारों आपस में डिस्कस करके गए थे अपने ग्रुप पे कि नहीं इस बार तो सबके सब होके आएंगे रिकमेंडेड। वो बंदा मेरे साथ का ही था, ये दोनों उसको नहीं जानते थे इतना। तो वो भी मेरे साथ ही स्क्रीनिंग पे था। जैसे ही हम लोग बाहर खड़े हुए तो उसने मैंने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। वही अभिषेक ही था, सैनिक स्कूल वाला। तो उसने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बोले जीडी और ये सब अच्छे से करना, अच्छा जाएगा। जीडी में गए सर, कॉन्फिडेंटली चिना एक वो राजीव बहरवान सर की वीडियो है। तो उसमें वो बोलते हैं कि यार ऐसे खड़े होके शेर की तरह बोलो। तो मैंने सोचा कि अब यही कर सकते हैं, इनकी स्टोरी तो आधी रह गई है। तो कुछ पॉइंट्स ऐड कर लिए सर, मुंह ऊंचा करके शेर की तरह पूरा नरेशन दे दिया सर। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का वो हुआ, तो मेरे को धनेश की बात याद आई कि ये बोलता है कि मेरा जीडी नेचुरली अच्छा है। तो मैंने कि बस नेचुरली अच्छा जीडी है, अपन जीडी में भी कर जाएंगे। कर दिया सर। बाद में सर क्या हुआ कि निकलते ही सब बात कर रहे हैं कि तेरा अच्छा था, तेरा अच्छा था। अपने को कोई बोल ही नहीं रहा कि तेरा अच्छा था। तो मैंने कि यार अपना तो शायद इस बार इनकी कुछ गलती हो गया है। पर वेट कर रहे हैं, वो अभिषेक वगैरह ये सब बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं भैया, हो जाएगा हो जाएगा। सब लोग आपस में बोल रहे तेरा अच्छा था, तेरा अच्छा था। रिजल्ट आ गए, थोड़ा बिठाया उनने इस बार इलाहाबाद वालों ने। तो रिजल्ट के बीच में थोड़ा पानी वानी लेने गए। एक थोड़ी छोटी सी घटना वही घटी कि मेरे पास सर हैंकी नहीं था मेरे पास। मतलब मेरा हैंकी घूम गया था तो लेके तो गया था, तो अभिषेक के पास हैंकी था। तो वो कर्नल साइक वाले जो थे ना, वो वहां खड़े हुए थे जहाँ रिजल्ट अनाउंस करने के पहले। उन्हें सबको बुलाया कि सब अंदर आओ, सब वॉशरूम में थे, सब अंदर गए। तो मैंने क्या मुंह धो लिया था मेरा। तो अभिषेक पहले अंदर चला गया। तो मैंने ना गेट खोल के मैंने बोला कि अरे अभिषेक। तो वो साइक वाले सर मेरे से पूछते क्या हो गया। तो मैंने बोला कि सर वो माय हैंकरचीफ इज विथ हिम। तो तो वो बोलते कि यू बगर सर शेयरिंग हैंकरचीफ। बोले छी, गर्मी कितनी है यहाँ।
तो वो अभिषेक को बॉयज। बोलते हैं ऐसा। तो अभिषेक बोलता कि नहीं सर ये तो मेरा है, बोले ये मांग रहे हैं मेरे से। आया उसने एंकर से तो फिर बैठे सर अपनी जगह पे, रिजल्ट वगैरह की बात आई। तो मेरे को सर बड़ा वो हो रहा था क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट था और इस बार ऐसा था कि करना ही है। तो बोलना चालू करा रिजल्ट का, और मेरे को तो बहुत कम होप थी सर क्योंकि आधी स्टोरी रह गई थी। तो अभिषेक का सब कुछ अच्छा था सर, पर किस्मत देखिए सर कि अभिषेक का नहीं हुआ। और दो तीन बंदे जो आपस में मतलब जिनका सब बोल रहे थे कि इनका हो जाएगा, उनका नहीं हुआ, पता नहीं किस बेसिस पे उनको किया, पर होगा कुछ तो। और मेरा सर नाम आ गया, चेस नंबर आ गया, तो मैं सबसे पहले अंदर गया। और इस बार सर मैंने एक चीज करी कि मैंने ना मेरा आईपैड जो है, हर बार मैं आईपैड छोड़ देता था, आईपैड पे पढ़ाई करता हूँ तो आईपैड में जमा करा देता। इस बार मैंने आईपैड बैग में रख लिया मेरे। इनके आईपैड अपने साथ रहेगा, थोड़ा बहुत तो इसको देख लेंगे, इनकी कॉपी की तरह ही है ये। और स्क्रीनिंग हो गई सर, अच्छे से स्क्रीनिंग हो गए, डिसेंट स्टोरी थी, डिसेंट लिख ली थी। स्क्रीनिंग के बाद अगले दिन हुआ अपना साइक। साइक में सर सारी चीजें प्रिपेयर करके गया था, स्पीड भी बन गई थी अच्छी, और अच्छे से साइक टेस्ट दिया। जो पूरी 12 की 12 स्टोरी थी करी। 12th स्टोरी मैंने मेरी हॉबी पे लिखी सर, पर्सनल। स्पेनिश स्पीकिंग मेरी हॉबी है, मेरे को पता था इसका पूछ भी लेंगे तो बता भी दूंगा। एक अच्छी जेन्यून स्टोरी बनाई कि एक बंदा रहता है, वो फॉरेन की एक टूरिस्ट सेट मतलब बात करता है जो आई हुई होती है, तो उसका स्पेनिश एसेंट उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। घर जाता है वो, सोर्सेस अपने को पता है, डुओलिंगो, मेमोराइज, इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस करके एक फ्रेंच स्पेनिश एम्बेसी बैक्ड इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में। तो सारी चीजों का मेंशन उस एक स्टोरी में कर दिया, सो दैट वो स्टोरी बहुत ज्यादा जेन्यून लगे। एसआरटी की बात रही तो अच्छे रिस्पॉन्सेज, 40 तक 42-43 रिस्पॉन्सेज करे इस बार, और वेट पूरा कर दिया। और एसडी जो था सर, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इसकी भी एक कहानी है कि वो साइक वही सर थे जिनने एंकरशिप वाली बात बोली थी। तो मैं सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन के कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मैंने उसी दिन प्रिपेयर करे थे। तो मैंने वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन के पॉइंट मेरे को याद नहीं हो रहे थे, मैं इनके चूक नहीं जाऊं। तो मैं सर जल्दी से चला गया पहले साइक वाले रूम में, मैंने टेबल पे लिख दिया वो पॉइंट कि ये इनकी कभी अपने को एकदम याद आए तो उनकी जल्दी से लिखना है अपने को। तो साइक वाले वही सर थे, अब वो सबसे बात कर रहे हैं बुक्स के बारे में, और मैंने बुक्स बहुत पढ़ी है सर। तो मेरे को नॉलेज है सबके बारे में, तो मैंने उनको बहुत सारी बातें बता दी बुक्स के बारे में। तो उनकी और मेरी थोड़ी ट्यूनिंग बैठ गई। तो उनने मेरे से पूछा, बोले कि सबसे ही पूछा मतलब कि तुम लोग क्या करोगे, बोले व्हाट यू गाइस विल डू इन योर फ्री टाइम इन इलाहाबाद। तो कोई बोलता है कि सर आई विल प्ले बास्केटबॉल, आई एम वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर, ये वो। तो मेरी तरफ भी बात आई, उनका चेहरा है, तो मैंने बोला कि सर आई विल सिट इन एंटी रूम एंड एंजॉय एयर कंडीशनर। तो वो मेरा मुंह देखते हैं, तो वो बोलते तो तो वो बोलते हैं कि तू एसी एंजॉय करने आया यहाँ पे। तो मैंने बोला कि सर गर्मी इतनी पड़ रही है। तो अब वो भाई। हंस दिए, बोले कि उनको अच्छा हो गया, मतलब कि हाँ हंस दिए। सेकेंड डे गए हम लोग सर अंदर। सेकेंड डे पे जाके लाइट चले गई सर, रात में पानी वानी गिरने लगा। और मेरा इंटरव्यू सर शेड्यूल हुआ था तीसरे दिन के लिए, जो चौथे दिन कंडक्ट हुआ। तो अब तीसरे साइक तो हो गया था, सेकेंड डे की रात को पानी आ गया। जीटीओ में गए सर, जीटीओ के पहले दिन। अब मैं पिछली बार क्या हुआ था सर कि खा पी के नहीं गया था, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अच्छे नहीं हुए थे, नाश्ता कम करा था। इस बार सर मैंने क्या करा कि प्रिपेयर होके गया। जीटीओ के पहले जो टास्क थे सारे अच्छे गए, पीजी रिपीटर्स का ग्रुप था ऑब्वियसली। पीजीटी भी ठीक ठाक गया। जितने जीडी 1 जीडी 2 वगैरह जो थे, उसमें ऐसे इंसिडेंट हुए सर कि एक हमारे साथ बंदा आ गया था सर, बड़ा जोशीला टाइप का बंदा, नाम नहीं लूंगा सर मैं, पर जो भी देखेंगे मेरे साथ वाले सब समझ जाएंगे। तो उसका ऐसा था सर, उसकी ट्यूनिंग और ग्रुप की ट्यूनिंग एकदम अलग, बिल्कुल अलग बातें। यूनाइटेड नेशंस का टॉपिक था सर हमारा जीडी 1 का। सारे बच्चे बात कर रहे हैं, सब पॉइंट्स दे रहे हैं कि राइट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और नहीं, उसको पीछे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इकोनॉमिक को राइट्स रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे करके सब अपनी अपनी थीम दे रहे थे। तो वो बंदा सर साथ में था मेरे, सब बोल रहे हैं, सब अपने अपने जेन्युइन पॉइंट्स दे रहे हैं कि देखो फ्रांस में अभी राइट्स हो रहे हैं, ये वो एकदम से बोलता है कि एंड जेंटलमैन अवर फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड दैट अवर एनिमी इज योर एनिमी इज अवर एनिमी। अब सब देख रहे हो उसका मुंह, क्या रही बोल क्या रहा है। और कर्नल वर्नल भी देख रहे हो उसकी तरफ, क्यों रही उन्हें ऐसा मुंह कर लिया, बोले ये क्या बोल रहा है। तो मैंने भी देखा, मैंने क्या रही बोल क्या रहा है, और ऐसा बोल के वो एकदम हो गया चुप। अब सबको आ गई हंसी, मेरे को भी, और मेरे को सर जहाँ हंसी की बात है वहां मेरे को हंसी से हंसी आ रही है मतलब। तो मेरे को अच्छी हंसी आ रही, तो मैंने हंसा, और मैंने देखा कि वो कर्नल मेरे को तो नहीं देख रहे, तो इधर बैठे थे, तो मैं इधर मुड़ के देखा तो वो मेरे को ही देख रहे थे, तो उनने मेरी आंखों में आके ना, मैं हंस रहा था तो मैंने नीचे देख लिया वापस, कि छोड़ो कि कुछ और बात करेंगे अभी। तो मैंने कोई लीड दी, मैंने इनकी सपोर्ट करके अभी तो भुलाओ। और वो बंदा सर ऐसा जोशीला बंदा, जीपी चालू हुआ हमारा। उसमें सर एक चीज थी, स्टोरी में ही लिखी हुई थी कि एक जीप है,
तो जीप का जो ड्राइवर है, गुंडों ने जीप हाईजैक कर लिया, ड्राइवर को फेंक दिया है वहीं पे, घायल कर दिया, और जीप लेके गुंडे चले गए। तो सॉल्यूशन सब डिस्कस कर रहे हैं, इतने में सर वो सर बोलते हैं कि कौन ग्रुप सॉल्यूशन सुनाएगा। तो चुनाव उनाव नहीं होता सर हमें कि तू सुना दे तू सुना दे, वो खुद ही बोल देता है कि सर आई विल नरेट। तो वो खड़ा होता है सर, और अब मेरे को लगा था कि यार ये एस जयशंकर वाले पॉइंट से मेरे को साबित हो गया था कि यार कुछ नया करेगा बंदा। तो वो खड़ा होता है, बोलता है कि उसके सॉल्यूशन में वो ये बोलता है कि हमने क्या करा सर कि वहां जो उनको रोकने जाना था मिसक्रिएंट्स को रेल के पास, तो बोले कि हमने सर, हमारे पास जीप है, जिस जीप का ड्राइवर घायल है, तो हमने सर वो ड्राइवर, घायल ड्राइवर को जीप में भरा, हम जीप लेके चले गए। अब मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार जीप तो गुंडे ले गए, तो तू जीप कहाँ से ले जाएगा। तो वो बोल रहा है कि हम जीप लेके चले गए, एक जगह जाना था सर 4 किलोमीटर दूर। बोलता है कि वी आर यंग, वी आर डायनामिक, वी विल रन 15 किलोमीटर, क्या 4 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। तो मैं ऐसे देखता हूँ, और जीटीओ भी ऐसे देखते हैं, बोले मतलब 4 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। तो बोले वी आर यंग, वी आर डायनामिक, वी विल डू एवरीथिंग। पुलिस का कोई यूज नहीं करा सर उसने, जहां भी एनिमी दिखे वी विल ओवर पावर देम, वी विल मेक देम रिमेंबर हेल, बहुत सारी चीजें उसने सॉल्यूशन में जीपी में बोल दी। मेरे को लगा कि सर पूछेंगे, पर जीटीओ भी समझ गए थे कि अगर अभी मैंने बोला कि एनीवन वांट टू ऐड समथिंग तो सभी ऐड कर देंगे, उनने कुछ पूछा ही नहीं। उस दिन हो गई बारिश हल्की सी, तो हल्के हल्के ग्राउंड हो गए गीले, तो उनको लगा कि वेदर कंडीशन बिगड़ जाएगी, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ आज ही करा रहे हैं। तो हमारे सारे टास्क जीटीओ के एक ही दिन में हो गए, एक्सेप्ट कमांड टास्क। कमांड टास्क हमारा अगले दिन हुआ। कॉन्फ्रेंसिंग का टाइम आया। कॉन्फ्रेंस में अब सबको तो ऐसा था कि पता नहीं क्यों सब बोल रहे थे कि यार तेरा हो जाएगा हो जाएगा। कुछ हरकतें ऐसी थी जिन पे मेरे को डाउट हो रहा था, कि मेरा एक सबॉर्डिनेट था, वो थोड़ा ऐसा अच्छा भाई था अपना, मतलब वो अभिषेक नाम था उसका, तो उसका जब टास्क आया कमांड टास्क, तो उसने अपने को बुला लिया। तो मैं गया सर उसकी हेल्प कराने। अब उसको समझ नहीं पड़ रही सर बेसिक बेसिक चीज है। तो मैंने क्या करा सर कि मैं, एक छोटी डंडी लगना थी, तो उसको दिख नहीं रही छोटी डंडी, तो मैंने छोटी डंडी उठा के ऐसे गिरा दी आवाज करने के लिए, ताकि इसको छोटी डंडी नजर आ जाए। कर्नल को नजर आ गई, उनने देख लिया, वो हंस दिए, पर इसको नजर नहीं आ रही कि छोटी डंडी कहाँ लगेगी। तो वो मेरे से बोलता है नीचे झुक के, भाई आइडिया दे आइडिया दे आइडिया दे। मैंने कहा जोर से पूछ, नहीं तो कर्नल देख लेगा। तो मैंने बोला कि देख, अब तू काम कर, उनकी तू शांति रख, उनकी मैं करता हूँ, तेरी तरफ से मैं करता हूँ। तो मैंने लगाया, मैंने सही लगा के दे दिया। वो सर ऐसा कि उसने उसको घुमा दिया। मैंने बोला कि भाई वो मैंने सही लगाया, मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही उसको, धीरे से बोल रहा हूँ कि मैंने सही लगाया सही लगाया सही लगाया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ ना, तो मेरे साथ का जो था, भाई तूने गलत कर दिया, इनडिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या, मैं तो हेल्प कर रहा था मेट। तो ये सारी चीजें दिमाग में थी उनकी, ये सब कर दिया। कॉन्फ्रेंसिंग हुई, 12-15 मिनट का वेटिंग टाइम हो गया। अंदर गए, बुलाया उनने, कॉन्फ्रेंसिंग में गया, बैठा। उनने पहले ही क्वेश्चन ये पूछा कि सपोज यू गेट रिकमेंडेड, व्हाट, हाउ यू विल यू इम्प्रूव योरसेल्फ इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स। मेरे को प्रॉपरली पता था कि मेरे को करना क्या है, तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन करा कि आई विल मेक माई सेल्फ फिजिकली एथलेटिक एंड आई विल वर्क अपॉन माई हॉबीज, क्योंकि हॉबीज मेरी बहुत अच्छी है सर। तो मैंने उनको अपना बोल दिया हॉबीज वगैरह का। उसके बाद उन्होंने बोला कि वी हर्ड देयर वर सम इलेक्ट्रिसिटी कट, तो हाउ डिड यू मैनेज। तो मैंने बोला कि सर आई वेंट टू 14 एसएसबी एंड आई स्लेप्ट विद माय फ्रेंड। बोले ओके यू स्लेप्ट विद योर फ्रेंड, तो हंस दिया ऐसा बोल के। तो अब क्या हुआ सर कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ी वो वाली बात कि नो सर वी शेयर्ड द बेड। तो ऐसा बोल के मैं रुक गया। बोलते कि फिजिकली एथलेटिक का क्या मतलब है। तो मैंने बोला कि सर आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड दैट इन ओटीए गर्ल्स आर रनिंग 8 किलोमीटर इन 32 मिनट्स, सो आई जस्ट वांट टू बी एट दैट लेवल। तो बोलते यू वांट टू 8 किलोमीटर इन कम्पीट विद 32 गर्ल्स। मिनट्स ये धनेश ने बताया मेरे को सर। दानिश। हाँ सर, 36 में कर दिया था टॉप उसने, मतलब जो टॉप अबे कोच थी। अच्छा जो फर्स्ट चाहिए ना उसने, हाँ बट स्टिल हम्म गुड यार, 36 तो अच्छा है काफी, बहुत अच्छा यार, तो तूने 32 क्यों बताया भाई। चलो ठीक है हाँ वॉट तेरे मतलब को एवर। कम जो भी कम करके बताया था तेरे को। सर कॉन्फ्रेंस के मार्क्स घटा दिए सर अभी इसने यहाँ बैठे बैठे सर। तो अब खैर ठीक है, उनका ध्यान गया हो या नहीं गया हो, तो उनने, उनको भी शायद डाउट तो वही होगा। तो मैंने भी बोल दिया कि हर्ट फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, फ्रेंड झूठ भी तो बोल सकता है। तो उन्होंने बोला कि यू वांट टू compete विद गर्ल्स। तो मैंने बोला कि नो सर आई डोंट वांट टू compete विद गर्ल्स, आई जस्ट वांट टू बी एट दैट लेवल ऑफ फिटनेस सो दैट आई कैन compete विद दोस गाइज हु आर कमिंग फ्रॉम एनडीए। तो बोले कि ओके ओके दैट्स गुड, सो आर यू कंफर्टेबल राइट नाउ। तो मैंने बोला यस सर आई एम कंफर्टेबल। बाहर आया तो मेरे को पता चला सर, बच्चों ने बताया कि जब लास्ट दिन लाइट गई थी ना, तो डिप्टी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी आ गए थे वहीं पे। तो उनको सब मिल गए, पर उनको मैं ही नहीं मिला सर, क्योंकि मैं 14 एसएसबी में बिना बताए चला गया था। तो उनकी अच्छा, तो मेरे को थोड़े तार मेरे कनेक्ट करे उनके, ओ ऐसा हुआ था। तो ग्रेट। बस ठीक है सर। फिर कॉन्फ्रेंस रिजल्ट आया, रिजल्ट के टाइम पे पूरी स्पीच दी उनने।
और वो साइक वाले कर्नल आ गए। तो उनने बोला कि ओके, बोले वेयर वाज दैट गाय हु वाज टॉकिंग अबाउट एयर कंडीशनर। तो मैंने बोला कि सर मेरा। तो बोलते कि तेरे को एसी में सोना था तो हमने बिजली उड़ा दी। तो इनकी क्या बात है, सब अच्छे अच्छे हंसने लगे। टेस्ट नंबर आने से सर मेरा 12th था। तो मैं वेट कर रहा था कि कैसे बताएंगे, क्या करना है, मैंने सब देख लिया था। तो मोमेंट आने वाला था सर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो जाऊंगा, क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत था और क्वेश्चन भी अच्छे पूछे थे, सबका मूड भी जोवियल था। तो जैसे ही चालू हुआ सर, तो पहला नंबर उनने बोला 12। और मैं सर पूरे का मतलब जिंदगी बदलने का मोमेंट आ गया सर, हालात वालात बदलने का। एक तो मैंने देखा उनको, खड़ा हुआ, मैंने नाम वगैरह बताया, और साइड वाले जो सोल्जर थे उनने इशारा करा कि साइड हो जाओ, क्योंकि छोटा सा रूम होता है इलाहाबाद का। साइड में होके खड़े हो गया मैं। बाकी भी 3 बच्चे वो रिकमेंड हुए जिन तीनों को मैंने बोल दिया था कि यार तुम लोग हो रहे हो। तो वो तीनों भी हो गए, तो हम चारों रिकमेंड हो गए। मेरे को ऐसा हो गया कि ये मोमेंट अब बन गया है। सबसे ज्यादा मजा आया मेरे को घर पे फोन करने में। जैसे ही हमको फोन वगैरह मिले डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, मैंने घर पे फोन लगाया सर। माय मदर वाज इन टीयर्स, भैया को भी मतलब आंखों में आंसू आ गए थे, रोना आ गया था मतलब पूरी तरह से। और पापा वगैरह भी सब मतलब पूरा इमोशन मेरे घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। तो सब बिल्कुल इमोशनल हो गए, और मेरे लिए बेस्ट मोमेंट बन गया सर वो। गर्लफ्रेंड वगैरह को फोन लगाया, वो भी बहुत मतलब फोन पे इमोशनल हो गई, तो मजा आ गया सर। ऐसा हो गया कि हाँ यार कुछ क्यों, कर मैं दिया भी जीवन आई में। में बोल आ पाऊंगी अभी? सर इतनी चीजें हो गई सर उस एक मोमेंट पे, कि ऐसा लगा कि हाँ मतलब यार कुछ तो बहुत ही बड़ा कर दिया है मैंने। और वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे पता चल गया कि ठीक है, इतनी कोई खास बात हाँ, और सारा जोश ठंडा हो जाता है नहीं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद। जोश ठंडा हो गया सर। ग्रेट। दानिश और उदित, तुम दोनों हार्डकोर रिपीटर हो, ठीक है? मतलब जी सर। तुमने सब हाँ देखा है, तो तुम बताओ कि पहले तो दानिश तू बता कि रिपीटर को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। बिकॉज ईच टाइम, हर बार वो घर कॉल करना कि मेरी टिकट कर दो या मुझे वापस अब आना है, वो बड़ा मतलब एम्बेरसिंग के अलावा मतलब एक दुख छोड़ देता है तुम्हारे दिल में कि यार फिर से नहीं हुआ। तो तेरा क्या है, मतलब वो रिपीटर को क्या तू गाइड करना चाहेगा कि हाउ टू गो अबाउट आफ्टर ईच रिजेक्शन? हाँ सर, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जब भी आपको रिजेक्शन मिले तो उसके बाद उसको एनालाइज जरूर करना है। क्योंकि मैंने अपने इस टाइम पीरियड में ऐसे भी बंदे देखे हैं जो मतलब बार बार आ रहे हैं उसी तैयारी के साथ और बार बार कॉन्फ्रेंस आउट होते जा रहे हैं। एक तो ऐसा भी मेरा था जो 12-14 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका था। तो मुझे ऐसा लगता कहीं ना वो शायद वो एनालाइज नहीं करते उन चीज़ों को कि हमारा क्या गलत रह गया उस टाइम पे। तो मैं सर जो अपने टाइम पीरियड में कर रहा था कि मैं जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाता था, एक तो मैं अपनी साइट की जो स्टोरीज होती थी जो उसमें आई है मेरे को मतलब पिक्चर्स आई हैं, उनको मैं 2-2 लाइन में डिस्क्राइब करके लिख लेता था। एक अपनी नोटबुक बना रखी थी मैंने कि ये पिक्चर्स मेरी इस एसएसबी में आई थी। अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता था तो जाके फिर उसके बारे में सोचता था कि इसमें और कौन कौन सी अच्छी स्टोरीज बन सकती थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया था सर कि कम से कम 6-7 स्टोरीज मिनिमम तो मेरे को रिपीटेड मिल ही जाती थी और उसमें तो मैं फिर अच्छी स्टोरी लिख ही देता था। तो साइक फिर मेरी अच्छी जाने लग गई। पर इस बार क्या हुआ इलाहाबाद वाले में कि नई आ गई सारी पिक्चर। तो हमको थोड़ा सा लग रहा था, थोड़ा सा लगा था कि धागे खुल गए साइक में इस बार, पर वो होपफुली सही हो गया। तो ये एक गलती कर जाते हैं सर कि उसको नोट नहीं करते अपनी उस चीज़ों को कि कौन कौन सी पिक्चर्स आ रही हैं, कहाँ हमने गलती करी। दूसरा सर मुझे ऐसा लगता है कि रिपीटर्स शायद इसीलिए रिपीटर्स बनते जाते हैं क्योंकि शायद जो पास्ट में एक्शंस हुए हैं हमारे, जो भी हमारे साथ चीजें हुई हैं पीछे या जो भी हमने फैसले लिए हैं, चाहे वो एनडीए ना निकलना हो या फिर सब्जेक्ट चूज करना हो 11th क्लास में, उसके बाद में ग्रेजुएशन में कॉलेज क्या चूज करा, कौन सी स्ट्रीम चूज करी, इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी, बीएससी क्यों करी या बीए क्यों करी, और फिर अगर सीडीएस कर रहे हो तो सीडीएस क्यों नहीं निकल रहा, एनसीसी क्यों नहीं ज्वाइन करी। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना सर, यही फंसाते हैं इंटरव्यू में तो पर्टिकुलरली। बाकी तो सबकी जर्नी वही है, मम्मी पापा की क्वालिटी सब बता देंगे, दोस्तों की क्वालिटी सब बता देते हैं। तो उन जो फैसलों के ऊपर एक तो अपना कॉन्फिडेंस रखना और एक थोड़ा सही अप्रोच में बताना उनको कि मैंने ये फैसला क्यों लिया था, और कुछ ना कुछ अच्छा रीजन उसका बनाओ ताकि लगे भी हाँ कि इसने फैसला ये इस वजह से लिया था और अब ये इस डायरेक्शन में सही तरीके से मूव कर रहा है। और दूसरी गुड। एक और चीज सर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में ये मेरे को लगता है कि जो भी हम क्वालिटीज बताते हैं वहाँ पे पूछी जाती हैं। आजकल आजकल सर पीएक्यू बेस्ड भी चल रहा है इंटरव्यू, और चलता भी आधे घंटे 40 मिनट इतना ही चल रहा है। तो उसमें वो क्वालिटीज पूछते हैं कि भाई अपनी मम्मी की क्या क्वालिटीज तुम नहीं अपनाना चाहोगे या अपनाना चाहोगे। तो ये जब क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं ना वो, तो बंदे क्या उस टाइम सोचने लग जाते हैं। एक सिंपल अप्रोच रखो कि भाई जितने भी तुम्हारे नोन है उनके पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो
और क्वेश्चन बस थोड़े बहुत चेंज होंगे, बाकी आंसर सेम ही रहते हैं उनके। और वो क्वालिटीज उठाओ जो तुम्हें लगता है कि एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। मम्मी में तो 500 क्वालिटीज हैं, हजारों क्वालिटीज हैं, पर वो सारी नहीं बता सकते ना। वो वाले बिल्कुल उठाओ जो तुम्हें लगे कि एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की लग रही है। क्योंकि मेरे को सर ये लगता है कि फंडा इसमें सिंपल है कि हम सामने वाले में वही क्वालिटीज देखते हैं जो हमारे अंदर होती हैं। सामने वाले में वही कमियां देखते हैं, या तो जो हम उसमें इंप्रूव करना चाह रहे हैं, मतलब हमारे अंदर वो है, या फिर हम भी वो चीजें लैक कर रहे हैं, वही चीजें हमको नजर आती हैं। तो शायद यहीं पे वो लैक कर जाते हैं। और जीटीओ का सर मैं ये कहूंगा कि थोड़े से ना जो रिपीटर्स होते हैं वो कैजुअल हो जाते हैं फिर वहां जाने के बाद, कि हमको तो सारे रूल पता ही हैं। इवन जब हम देहरादून में गया था, मैं एफकेट एंट्री किया तो वहां तो जीटीओ ने बोल भी दिया था कि तुम लोगों को तो अगर तुम्हारी क्यूमुलेटिव एसएसबी देखी जाए तो मेरे से ज्यादा तो एसएसबी तुमने देख ली है। तो वो पूछने भी रहे जैसे कोई कोई रूल टूट तो नहीं गया, मतलब कोई रूल छूट तो नहीं गया मेरे से, तो बता दो जरा, ऐड कर दो। एक बंदे ने ऐड भी कर दिया सर, ये वाला रह गया था। ओ भाई तो ये नेक्स्ट चीजें लेवल। थोड़ी हो जाती है कि जैसे उदित ने पहले भी बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा, कि हमको तो रूल्स पता ही है सारे, उनके बताने से पहले चीजें लिख लेते हैं। पीआईक्यू में भी छोटी छोटी चीजें वो चेंज करते रहते हैं कि तुम्हें भाई आगे रिजल्ट नहीं लिखना। जैसे पीआईक्यू में लास्ट में हम हम्म, अपनी प्रीवियस अटेम्प्ट को लिखते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि लिखना है आगे रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, कुछ बताते हैं कि कुछ नहीं लिखना, बस डिटेल लिखो, तुम रिजल्ट नहीं लिखना तुम्हें। और वो पहले हम्म, लिख के बैठ जाते हैं, फिर उसमें काटेंगे पीटेंगे, वो पता लग जाता है फिर कि ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और यही होता है जीटीओ में सर, फिर पीजीटी और इन टास्क में कि कैजुअल हो जाना, या फिर मजे मजे में लेना कि ओ ये इसको बांधना, वो मतलब थोड़ा तो डेकोरम बना के रखना चाहिए, इतना ज्यादा भी वो नहीं हो जाना चाहिए कैजुअल। बिल्कुल। तो ये थोड़ी सी चीजें फिर चीजें थी जो मुझे लगता है सर रिपीटर्स को ना थोड़ा सा इस मामले में ध्यान देना चाहिए। उदित, तू एसएसबी जो है एयरफोर्स और आर्मी दोनों की रेकमेंड हुआ है, तो क्या क्या फर्क हम्म। लगा तेरे को इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, इन टर्म्स ऑफ दिस हाइट ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, वो थोड़ा बता। सर बाकी चीजें तो सारी सेम ही है लगभग, जैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन। और मेरे को जैसे लगता है सर, मेरा खुद का मतलब पर्सनल व्यू है एक, कि जो एयरफोर्स की जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है उसमें थोड़ी पिक्चर है ना एकदम से न्यू सी लगती है, वो एकदम से नई नई सी पिक्चर में वर्ड्स भी थोड़े भारी भारी से आते हैं। एसआरटी तो सेम है, एसडी भी सेम ही है। जीटीओ टास्क में सब कुछ सेम है, बस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जैसे वो टायर में से कूदना है, देन रोप क्लाइंबिंग करनी है आपको। एक स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन जंप होता है, मतलब वो बहुत ऊपर होता है, 6 फीट का होता है शायद। तो ये थोड़ी सी चीजें होती है, मंकी क्राउलिंग, यही होता है। और तो सब सेम ही होता है, सारा सेम होता है, इंटरव्यू के क्वेश्चन सेम रहते हैं, सब कुछ सेम होता है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड दानिश, बिकॉज तू भी एयरफोर्स का भी, तूने गार्ड का पानी पिया है। हाँ सर। तो कुछ चीजें सर डिफरेंट लगती है मेरे को एयरफोर्स की। एक तो सर मुझे ऐसा लगता है जो आर्मी के पर्सनल इंटरव्यू चलते हैं उसमें थोड़ा बहुत मतलब बाकी चीज़ों का भी पूछते हैं, कि मतलब अपने सीआईक्यूज के अलावा भी थोड़ी चीज़ें टच करते हैं, जैसे कि न्यूज़ पूछ लिया, या फिर करंट इवनी जो हैपनिंग चल रही है उसके बारे में, जॉब से रिलेटेड सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टच करते हैं। बट हम्म। एयरफोर्स में मैं जितना देख रहा हूँ ना आजकल के बिल्कुल टू द पॉइंट ही रह रहे हैं सर वो, और बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं इंटरव्यू। मतलब मेरा तो 20-25 मिनट में ही हो गया था जिस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ, विद इन 25-30 मे, मिनट तो वो खत्म हो गया था। मेरा सर तो इसके उल्टा हुआ। अच्छा। तेरा कितनी देर चला सॉरी सर। उदित, तेरा इंटरव्यू कितनी देर चला? सर मेरा आईएमए वाला, जैसे ये बता रहा है दिनेश कि आई जो आर्मी में सब कुछ टच कर रहे हैं, मेरा ऐसे हुआ कि आईएमए में मेरा चला 25 से 30 मिनट, और एयरफोर्स में मेरा चला 1 घंटा 15 मिनट से भी ज्यादा। ओ भाई। और मेरे को जैसे दिनेश बोल रहा है कि आर्मी में ज्यादा डीप से पूछते हैं, मेरे को ये लगता है सर एयरफोर्स में बहुत डीप से पूछते हैं वो, मतलब सारे सब जगह टच कराते हैं वो। आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर का क्या हाँ टेक सर, है डिपेंड कर रहा है, रिगार्डिंग वेरी हाँ, कर रहा है। टू। उस पे डिपेंड पीआईक्यू करता फॉर्म से क्या पढ़ के लगता है सर उसको, उस पर डिपेंड करता बिल्कुल। है थोड़ा। है। बट एक ये सर भी हो सकता है कि लगभग व्हेन, लगभग सारी चीजें सेम ही है। हाँ, एक ये भी हो सकता है कि वंस द इंटरव्यू ऑफिसर स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू, तो हो सकता है कि ही लाइक वांट्स टू एक्सप्लोर मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, इसके कुछ डाउट्स हैं, तो वो मतलब काउंटर चेक करने में इट टेक्स टाइम। एनीवेज, शोभित ने तो एक बहुत चीज और है सर, सुंदर। हाँ, बोल बोल बोल, बोल दानिश। एक चीज ये थी सर, जीटीओ में जो आर्मी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। मतलब हम्म। तुम एक हाँ। प्लैंक लगा के या एक बल्ली लगा के तुम क्रॉस कर जाओगे उसको, और हम्म। उनकी लेंथ भी छोटी होती है।
जबकि एयरफोर्स में सर वो प्लैंक ही थोड़े लंबे लंबे होते हैं और मोटे होते हैं, मतलब चौड़े भी होते हैं और वेट काफी होता है उनमें। और यस। रस्सी भी उनकी काफी मोटी सी होती है, बनती नहीं है वो जल्दी से। और किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच में जाने के लिए प्लैंक और बल्ली दोनों का यूज आता है, तो थोड़े ओके। अनस्टेबल बनते हैं वो स्ट्रक्चर। आर्मी के थोड़े हम्म। स्टेबल स्ट्रक्चर जल्दी बन जाते हैं, पीजीटी, एचजीटी और कमांड टास्क में। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में भी आई थिंक कुछ ऐसे ना, रोप क्लाइंबिंग है और एक हाँ सर। टायर के बीच में से निकलना है, एक वो दो हाँ, आर्मी ऑब्स्टेकल के और हाँ होते हैं। हाँ हाँ, कंपैरेटिवली इजी है। आर्मी के इजी है सर कंपैरेटिवली। मंकी क्राउलिंग हो गया एक। हाँ, ओके, 14 मंकी 15 क्रॉलिंग। कर देते हैं आर्मी के तो। ओके। और तो एयरफोर्स में सर आर्म स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। एयरफोर्स में कितने ऑब्स्टेकल हैं, मतलब कितने इंडिविजुअल 10 ही है ऑब्स्टेकल्स सर, होते हैं? 10 ही है सर। 10 ही होते हैं, 10 ही होते हैं। ओके, वो बस। कुछ चीजें जैसे कि कुछ चेंज हो गए हैं डबल सर, बस मतलब डबल आर्मी जंप और होता उसमें है ना, कुछ चीजें डबल change। डिप जंप, ओके वो हटा ओके, देते हैं, उसकी मंकी जगह क्राउलिंग कर देते हैं। ओके ओके हाँ। ओके, गॉट और इट। नंबरिंग चेंज हो जाती है उनकी। गॉट इट। गॉट इट, समझ गया मैं। अच्छा, शोभित ने तो बहुत सुंदर तरीके से बताया कि उसका क्या फीलिंग्स था जब वो रेकमेंड हुआ, लेकिन एज रिपीटर्स ऑफ एसएसबी, मतलब जिन्होंने 7-8 अटेम्प्ट तूने दिए हैं, 15-16 तूने दिए हैं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब तुम्हारा चेस्ट नंबर पड़ा फर्स्ट टाइम? तो वो थोड़ा शेयर करो, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब तुमने उनको कॉल किया? पहले दानिश तू बता। हाँ सर, एक तो क्या, जब रिपीटर हो जाता है ना तो सपना इतनी बार देख लेते हैं कि मतलब जब भी एसएसबी जा रहे होते हैं, बाहर आए होते हैं, तो हमेशा सोचते हैं कि यार उस टाइम पे मेरा चेस्ट नंबर भी आ जाता तो कितना मजा आ जाता। सही है, ट्रू। अगर स्क्रीन आउट होते हैं तो स्क्रीन इन होने के सपने देखते हैं, और कॉन्फ्रेंस आउट होता है तो सोचते हैं यार हमारा चेस्ट नंबर भी वो बोल देता, जस्ट क्या पता फाइल में लिखा हो पर उसने पढ़ा नहीं, वो भूल पता तो नहीं नहीं गया है। कहीं पढ़ना। तो सो वो ट्रू। सपना इतनी बार देख लेते सर कि जब लास्ट में वो हुआ तो ऐसा लगा कि ये तो सच में देख लिया था, जो हो ही चुका था ये तो वो एक मतलब अनएक्सपेक्टेड सा था मेरे लिए भी, कि मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं बहुत ज्यादा खुशी होगी और अब पागल से हो जाएंगे, पर उस टाइम थोड़ा कुछ ऐसा नॉर्मल सा हो गया। 1-2 घंटे बाद थोड़ी ज्यादा खुशी हुई फिर। जिससे वो केबीसी में वो 7 करोड़ जीत के अपने आप को पानी डाल लेता था। वेल, ऐसा नहीं सात हुआ सर। करोड़ पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा ही अच्छा मोमेंट था सर, क्योंकि उन्होंने शायद वो सपने देखे नहीं थे ना बिल्कुल अभी। बिल्कुल तो उन वो बिल्कुल। लोग हाँ मतलब इमोशनल भी हो गए, फिर थोड़े से खुशी भी ज्यादा हुई। पर वो क्या ग्रेट एक्सपीरियंस है। नहीं कर पाए सर, खुशी को हम देख नहीं पाए आंखों से, बस सुन पाए आवाज, क्योंकि फोन पे बताया, फिर 2-3 दिन बाद आए तो तब तक वो नॉर्मल हो चुकी थी स्टेट फिर। बट इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग, और ये फीलिंग पता है रिपीट होगी जब तुम कमीशन हो गए, तुम्हारी पिपिंग सेरेमनी होगी, ट्रूली सर। तो बहुत मतलब तब तो अलग ही लेवल की फीलिंग्स हैं। उधर तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर यार, जब रिकमेंडेशन की न्यूज़ बताई तूने। सर पहले तो कॉन्फ्रेंस, जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो वो कर्नल सर आए रिजल्ट सुनाने के लिए, तो उन्होंने पहला चेस्ट नंबर बोला स्टार्टिंग वाला और एक लास्ट वाला बोला। अब मेरे ऐसे हो गया यार, इस बार भी नहीं हुई। और उसने फाइल बंद करके रख दी। हम जाने वाले थे, अब चलो चलो और बता देता हूँ, 2-4 नाम और बता देता हूँ। ओ फिर मेरा भी भाई। चेस्ट नंबर सर इनके तो बोर्ड से 8 रिकमेंड हुए हैं सर, एक ही एसएसबी से, वो ओ उसी डेट भाई, में। हाँ सर, ग्रेट। तो मेरा फिर? भी चेस्ट नंबर 12 ही था। शोभित का भी 12 ही था, तो मेरा भी चेस्ट अच्छा। नंबर आ गया। तो मैं पहले तो ऐसे ऐसे हुआ कि यार गिर ना जाऊं मैं कहीं। तो फिर बाद में जैसे खत्म हुई, आधे घंटे तक घर वालों को कॉल किया, तो सारे खुश थे, अच्छे मतलब हंस रहे थे। बाद में आधे घंटे बाद में जैसे डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हुआ, रिकमेंडेशन वाली सारी खुशी गायब हो गई। मैं तो ये क्या करवा दिया तुम लोगों ने। ग्रेट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, देन लेट्स जस्ट रैप दिस अप। You, all three of you have experienced failures in life, in personal life, in SSB, in everything. So, what's your message to the guy out there जो पुट इन मार रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसका रह रहा है, कहीं ना कहीं वो मतलब एफर्ट डाल रहा है लेकिन स्क्रीन आउट होके आ गया है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया है, कहीं रिटर्न में ही फेल हो गया है? तो थोड़ा क्रिस्प वे में तीनों बता दो, व्हाट्स योर लास्ट मैसेज टू दैट गाय? शोभित, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। सर मेरे हिसाब से सर खुद को बैक करते रहो अगर आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप फेलियर्स तो क्या है सर कि चलते रहते हैं। और एक समय था सर, मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया कि कंडक्टर की जॉब के लिए अप्लाई करा था मैंने, न्यूज़पेपर बांटता था। सारी चीजें होती हैं सर वक्त के साथ, थोड़ा सा खुद को समय देना पड़ता ही है। बड़ी चीजें हैं, बड़ी ऑफिसर बनना क्लास 1 का बड़ी बात है, तो थोड़ी सी बैकिंग भी लगेगी।
मेरे हिसाब से सिर्फ बैक करो। आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे हर सवाल के आंसर है। डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, मोटिवेटेड, जैसा भी फील कर रहे हो, जो भी डाउट है गूगल पे लिखो, क्योरा पे पढ़ लो, यूट्यूब पे पढ़ लो, किसी टीचर से, आप जैसे मेंटर से, जो भी है सब अवेलेबल है आजकल सोशली, सबसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो बस बैक करते रहो खुद को, ताकि ऐसा अश्योर करते रहो कि हाँ यार एक दिन तो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। मेरी तरफ से बस ये क्रिस्प मैसेज है सबके लिए। ग्रेट। उदित। सर मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि फेल्योर्स आर पार्ट ऑफ द गेम। कभी तुम जीतते हो, कभी हारते हो, तो कभी हार नहीं माननी है, बस लगे रहो लगे रहो, खुद को एनालाइज करते रहो, जज मत करो। मोस्टली ये होता है कि सर सारे जज करने लग जाते हैं। जज की बजाय तुम एनालाइज करो, इम्प्रूव करो, एंड देन गो बैक। हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। यही है सर मेरी तरफ से। दानिश। सर मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी सोर्स से तुम प्रिपेयर करो रिटर्न के लिए, तो उस पर बिलीव करो। और अगर तुम एसएसबी के लिए कर रहे हो तो प्रॉपर सोर्स से गाइडेंस लो। और अगर जैसे हमारी भी कोई बात सुन रहे हो, किसी के इंटरव्यूज वगैरह देख रहे हो, तो जो भी बात उन्होंने कही है उसको विद कॉन्टेक्स्ट समझो कि वो एक पर्टिकुलर बात बिल्कुल। कही तो किस पर्टिकुलर बात कही। अब जैसे उदित ने कहा कि लगे रहो, तो लगे रहो और एनालाइज करते रहो। ऐसे नहीं कि मतलब बिना सोचे समझे ही करते रहो। तो हर चीज को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो, इसलिए वो बात हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत डेटा है सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आई तो टोटली अपने एग्री। हिसाब से सही तरीके से यूज करो, ताकि कम टाइम में रिकमेंड हो जाओ, 16 अटेम्प्ट ना लगे तुमको। बट चलो, देर आए क्लैरिटी दुरुस्त है। एंड क्लैरिटी होती है सर। अगर आपको करना है एसएसबी, जल्दी से कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्यों वेट करना सर? 4-5 अटेम्प्ट के लिए भी क्यों वेट करना? पहले के पहले ही कर लो कोचिंग। जब अवेलेबल है, बिल्कुल। करना ही है तो करो कोचिंग ज्वाइन। एट द एंड, शोभित, वो शायरी सुना दे जो तूने उस दिन मेरे को सुनाई थी। बड़ी अच्छी शायरी थी वो, आई थिंक सबके मजा सर आएगा दो सुनने। सुनाऊंगा सर, सिर्फ दो। हाँ प्लीज तो प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ सर, सर पहली वाली जो है वो उनके लिए जो लड़की के लिए है, दूसरी वाली जो है जिनसे एसएस भी नहीं हो रहा सर, तो वो सुन के बड़ा ओके मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो ओके। पहली ये है कि अब थम गए हैं कदम हमारे, और यहाँ से आगे आपके सहारे जाएंगे। अब थम गए हैं कदम हमारे, यहाँ से आगे आपके सहारे जाएंगे। और चाहे रातें मेरी गुजरे किसी और की बाहों में, लेकिन ख्वाब मुझे सिर्फ तुम्हारे आएंगे। मतलबी लोगों से भर गई है जिंदगी, मतलबी लोगों से भर गई है जिंदगी, मतलब निकलते ही छोड़ मुझे सारे जाएंगे। और एक हाँ पर तुम्हारी आ ठहरी है सांसें मेरी, जो इनकार कर दिया तो हम मारे जाएंगे। वाह वाह एक वाह वाह एक वाह। एक और चीज सुनाऊंगा कि किस्मत ने मेरी नाकामियों का ऐसा मंजर बना दिया कि जिससे पेट पलता था मेरा, उस जमी को बंजर बना दिया। और मिसालें देते हैं लोग, नाते और रिश्तेदार मुझे उनकी, जिन्होंने नदियां मेरी लूट कर अपना समंदर बना दिया। तो मेरे खुदा को जाने कैसा शौक लगा है तमाशा देखने का, कि उसने बंदर को मदारी और मदारी को बंदर बना दिया। और तलवार पकड़ना आता नहीं शहर भर में किसी को, और करम उसका देखो कि सारे शहर को सिकंदर बना दिया। वाह 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 वाह। जोश तो टाइप है, जोश टाइप। बहुत अच्छा सुनाया तूने। हाँ We सर। wish you three guys all the best for your tenure at IMA and then further your career as an officer in the Indian Army या Air Force, जो भी तुम लोग डिसाइड करो आपस में। लेकिन wish you all the best and just whenever you know, if you feel कि यार बहुत टफ है, ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, ऐसा कभी एक आध बार लो फेज आता है स्टार्टिंग में, then just think about कि how many people have passed out of that academy. Just think about your instructors जो तुम्हें सिखा रहे हैं, they have undergone the same thing, ठीक है, more or less. So if they can do it, then you can also do it. So अपने में just go one day at a time and just pass your test and do well. तो बाकी it's all worth it. So wish you all the best. And guys, if you like this video, please like, share, subscribe. And also, if you're listening to us on any audio platform, Spotify, Apple Podcast, Amazon, kuch bhi, give us a 5-star rating because we love you all. Jai Hind. See you all. Take care.